हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। तो कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज चूंकि हमारा जो सीरीज चल रही है उसका 7th डे है और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्लियामेंट और जो राज्य की विधानमंडल, इसको एक साथ कवर करेंगे क्योंकि हमने अभी तक भी जितने सारे जो टॉपिक हैं वो पढ़े हैं वो इसी तरीके से पढ़े हैं कि कंपैरिजन करके। जैसे हमने राष्ट्रपति पढ़ा, राज्यपाल उसके साथ पढ़ लिया, प्रधानमंत्री पढ़ा, मुख्यमंत्री पढ़ लिया उसके साथ, इसी तरीके से जो कैग पढ़ लिया उसके साथ, महाधिवक्ता पढ़ लिया, महान्यायवादी के साथ। तो इसी तरीके से कंपैरिजन करते हुए चल रहे हैं। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे, पहले संसद पढ़ेंगे, राज्य विधानमंडल, इसी तरीके से लोकसभा के स्पीकर की और विधानसभा स्पीकर की कंपैरिजन कराएंगे, वहीं जो राज्यसभा और इधर विधान परिषद, इस तरीके से कंप्लीट कंपैरिजन करते करते अच्छे से याद कर लेंगे। एक बार वैसे पढ़ेंगे फिर कंपैरिजन, मतलब कितनी बार रिपीट हो जाएगा एक ही क्लास में। तो बहुत ही शानदार वीडियो ये होने वाली है। तो बिना किसी देरी के आज की हम ये क्लास शुरू करते हैं। एक बात मैं पहले बता दूं कि इस पे देखो नाम बेशक यूपीएससी मास्टर सीरीज लिखा हो, लेकिन ये अगर आप स्टेट पीसीएस का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो आरएएस हो या यूपी पीसीएस, बीपीएससी, जेपीएससी, जो भी हो, इसके अलावा अगर कोई भी ऐसा एग्जाम जहाँ पे इंडियन जीके आती है और इंडियन जीके के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हालांकि मैंने यहाँ से जीरो से एडवांस तक हर चीज कवर करने की जो कोशिश की है कि कोई कंसेप्ट ना छूटे, कोई फैक्ट ना छूटे और कोई भी कंसेप्चुअल क्लियरिटी जो स्टेटमेंट हो सकता है वो ना छूटे। तो आप कोई भी इसको देख सकते हैं जो भी इंडियन जीके पढ़ना चाहता है, तो उसी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के आज हम शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक यानी संसद से। तो संसद के बारे में पहले कुछ संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं वो सारी चीज देख लेते हैं कि क्या क्या संसद के बारे में कुछ प्रावधान है। जैसे कि संसद जो है वो संविधान के किस भाग में है, वो संविधान के भाग 5 के तहत, जो हमारी केंद्र सरकार वाला पोर्शन था ना, उसी के तहत आर्टिकल 79 टू लेके 11122 यानी 122 तक हमें संसद पढ़नी होती है। संसद के प्रावधान आते हैं। इसके अलावा पहली बात, संसद कहते किसको, पार्लियामेंट कहते किसको। अगर परिभाषा की बात करें, परिभाषा क्या है, तो भारत की जो सर्वोच्च विधि निकाय केंद्र सरकार की विधायी अंग है। विधि निकाय अंग का मतलब होता है कि जहां पर क्या कानून बनाया जाता है। तो भारत का सर्वोच्च है क्योंकि सेंटर के स्तर पर हो गया। तो ये शासन के संसदीय स्वरूप को अपनाने के कारण भारतीय लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का एक प्रमुख क्या है, केंद्रीय स्थान रखती है भारत के लोकतांत्रिक राजनीति में। तो संवैधानिक आधार मैंने बताया कि भाग 5 के अंतर्गत आती है और आर्टिकल बता दिए 79 से लेकर 122 तक, जिसके अंतर्गत संसद की संगठन, संसद की संरचना, अवधि, कार्यकाल क्या होगा, अधिकारों की प्रक्रिया, कुछ विशेष अधिकार वगैरह दिए गए हैं, शक्तियां सारी। तो ये सारी इन आर्टिकल्स के बीच में आ जाती हैं, जिनको हम धीरे धीरे क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्योंकि संसद के 3 अंग होते हैं, ये हमने पहले भी देखा था कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। जब राष्ट्रपति पढ़ा था तब भी देखा था कि आर्टिकल 79 के तहत क्या था कि संसद के 3 अंग होते हैं, जिसमें राष्ट्रपति भी शामिल होता है, राज्यसभा और विधानसभा के साथ। और लोकसभा को क्या बोलते हैं, जिसको लोअर हाउस बोलते हैं, निम्न सदन बोलते हैं, और राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। हालांकि अलग अलग जगहों पे है ना, इनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। जैसे संसद के नाम को ही देख लो तुम, संसद का नाम है ना, यदि हम भारत में तो इसको क्या बोलेंगे, संसद बोलेंगे। लेकिन अगर यूएसए की बात करें ना, यूएस में संसद को क्या बोलते हैं पता है, कांग्रेस बोलते हैं, कांग्रेस। हमारे यहाँ एक उसका जो पार्टी है, एक पार्टी का नाम है, लेकिन यूएस में संसद को क्या बोलते हैं, यूएसए में कांग्रेस बोलते हैं। और यूके में, यूनाइटेड किंगडम में संसद को संसद बोलते हैं। वहीं से तो हमने उसी की प्रणाली के आधार पर तो ये लिया ही है, संसदीय प्रणाली। ठीक है। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट चीज बताऊं तो जापान से पूछें, जापान में संसद को क्या बोलते हैं, डायट बोलते हैं। जापान में संसद को डायट बोलते हैं, याद रखना। तो ये अलग अलग नाम थे संसद के, संसद, कांग्रेस और डायट। और जैसे राष्ट्रपति को भारत में बोलते हैं प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट, जबकि जो यूके है ना, यूके, यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन, वहां बोला जाता है क्राउन इन दी पार्लियामेंट, मतलब संसद में क्राउन, और भारत में क्या है, प्रेसिडेंट इन दी क्राउन। तो ये कुछ नाम थे जो आपको याद रखने। इसके अलावा लोकसभा एवं राज्यसभा यानी इसको भी अलग अलग नामों से बुलाते हैं। जैसे यदि हम यूएसए की बात कर लेना, यूएसए में यदि लोकसभा और इधर राज्यसभा, लोकसभा को वहां क्या बोलते हैं, यूएसए में सीनेट बोलते हैं, राज्यसभा को सीनेट बोलते हैं वहां पे। और जो लोकसभा है वहां की जो निम्न सदन है उसको क्या बोलते हैं, वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, HOR, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं यूएसए में। जबकि जो यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन की बात करें तो उसमें संसद को तो संसद बोलते ही हैं, साथ में जो लोकसभा है उसको हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं, HOC, याद रखना, UKC। और यूएसए में R, रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि हो गए। और राज्यसभा को क्या बोलते हैं,
हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं, लॉर्ड्स मतलब लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं इसको राज्यसभा को। कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में, और यूएसए में क्या बोलते हैं? सीनेट बोलते हैं राज्यसभा को। तो ये आपको कुछ याद रखना है। इसके अलावा जो लोकसभा है उसको क्या बोला जाता है? प्रतिनिधि सदन भारत में। और लोगों का प्रतिनिधि इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्या करता है, ये लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पे जो चुनाव होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, मतलब प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं। और ये तो हम डिटेल्स में नीचे जैसे जैसे पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को डिटेल्स से पढ़ने वाले हैं, लोकसभा राज्यसभा सबको कंपेरिजन के साथ भी पढ़ेंगे। तो इसके अलावा संसद के कुछ कार्य मेनली तो इनका काम होता है जैसे विधि बनाने का, कानून बनाने का, और चाहे वो फिर यूनियन लिस्ट पे हो, संवर्ती लिस्ट पे हो, बजट पारित करने का, जो कार्यपालिका की संसदीय निगरानी रखने का, संवैधानिक संशोधन करने का, और बहुत सारे निर्वाचन करने हैं जिसमें मेन तो राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, इनके निर्वाचन। साथ में सत्र दे रखा है कि कौन कौन से सत्र में कब कब, मतलब किस कब कब होते हैं कौन कौन से सत्र, तो ये आपको याद रखने हैं। छोटी छोटी चीजें हैं जो बेसिक लग सकते हैं लेकिन गलती करा सकते हैं कभी कभी एग्जाम में ना, अगर ध्यान नहीं रहते हैं तो निकल जाए ध्यान से तो क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। तो सुन लो आप अच्छे से कि बजट सत्र चलता है वो फरवरी से अप्रैल के बीच में, और मानसून सत्र जो अभी हाल फिलहाल में चल रहा है जुलाई से अगस्त के बीच में, और सब शीतकालीन जो सत्र है वो नवंबर दिसंबर में चलता है। इसके अलावा किन्हीं भी संसद के 2 बैठकों के बीच में क्या नहीं होना चाहिए? 6 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं होता, यानी कि इसका मतलब ये हो गया ना, एक साल में कम से कम 2 बैठक तो होनी होनी है संसद के सत्रों की अनिवार्यता। इसके अलावा आर्टिकल 79 हमने देख ही लिया, काउंसिल ऑफ स्टेट को राज्यसभा बोलते हैं, राज्य की सभा, एंड हाउस ऑफ पीपल्स को बोलते हैं लोकसभा। आर्टिकल 79 हो गया। अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का जो जर्नी। मेनली हम पहले लोकसभा और राज्यसभा को पढ़ लेते हैं। और रोज जो लोकसभा है उसके लिए स्ट्रक्चर की बात करें, इसकी संरचना की बात करें, तो पहले लोकसभा पढ़ेंगे, फिर जल्दी से राज्यसभा पढ़ेंगे, फिर कंपैरिजन के साथ एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेंगे। तो लोकसभा की बात करें तो लोकसभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव तो कहाँ बोला जाता है? यूएसए में। और हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता है यूके में। और भारत में बोला जाता है क्या? भारत में बोला जाता है लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल्स। तो इसको निम्न सदन बोलते हैं, निम्न सदन लोअर हाउस बोलते हैं। और यहाँ पे जो जनता है ना वो उसके प्रतिनिधि होते हैं और सीधे जनता से प्रत्यक्ष रूप से चुन के आते हैं। जो हम एमएलए सॉरी एमपीज को, सांसदों को जो हम चुनाव डालते हैं, वो मतदान डालते हैं ना, वो वहीं से चुन के आते हैं एमपीज। इसमें चुनाव, इसके सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। वयस्क मताधिकार 61वां संविधान संशोधन आपको याद रखना, एज को घटा के 21 से क्या कर दिया गया था? 18 कर दिया गया था वयस्क मताधिकार के लिए। और ये अत्यधिक शक्तिशाली सदन होता है क्योंकि सरकार केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कई सारे प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाए जाते हैं, ये हम देखेंगे आगे। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, इसकी संरचना की बात करें पहले तो इसमें ना मैक्सिमम तो कितने सदस्य हो सकते हैं? वो हो सकते हैं 252, सॉरी 552 हो सकते हैं। हालांकि ये दो थे ना, इनका मतलब इनको हटा दिया गया है। 104वें संविधान सभा आंग्ल भारतीय थे, एंग्लो इंडियंस थे, उनके समुदाय में से 2 जो सीटें पहले आरक्षित की जाती थी, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की जाती थी, उन 2 को हटा दिया गया है। तो 552 तो मैक्सिमम हो सकती थी, लेकिन हाल फिलहाल में कितनी है? अभी तो 543 टोटल सीटें हो गई। इसके अलावा इन 543 प्लस 2 थी, इस बार 2 नहीं चुनी गई है क्योंकि ये 2 हट गए। 545 सीटें थी टोटल जो करंटली कई सालों से बनी हुई थी। इसके अलावा जिनमें से 530 किससे थी? राज्यों से थी, और 13 जो सीटें हैं वो जो संघ राज्य क्षेत्रों से, जैसे दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, जहाँ विधानसभा है और जहाँ सांसदों के चुनाव होते हैं, तो वहां से चुनी जाते हैं। 13 तो कहाँ यूटी से आ गए, और कितने 530 आ गए राज्यों से हो गए। तो ये टोटल हो गए कितने? 545 में से 2 है नहीं, मनोनीत किए जाते नहीं हैं, और 543 सदस्य भी हैं। और एक बात जो डिबेट में बहुत ज्यादा चल रही है इस साल कि जो डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं सरकार, और इसके अलावा सीटों को बढ़ाकर, ये लोकसभा सीटों को बढ़ाकर 800 समथिंग करने की बात करें ना, 800 को, ताकि महिलाओं को भी जो क्या जो 33% का जो आरक्षण था ना, हमने पढ़ा था 106वां संविधान संशोधन, तो उसके चलते जो 33% आरक्षण देना था महिलाओं को, वो सुनिश्चित करने के लिए इन सीटों को बढ़ाने के बारे में लगातार मतलब अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि अभी कोई फाइनल डिसीजन निकला नहीं है। जब फाइनल डिसीजन हो जाएगा तो आपको उसके लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। जो हमारी करंट्स अपडेटेड वाली जो सीरीज है ना, उसमें जो करंट के जो हम बीच बीच में छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करते रहते हैं, उसके तहत आ जाएगी। तो अभी हाल फिलहाल में कितने हैं? 543 है। इसके अलावा चुनाव कैसे होता है? चुनाव कैसे होता है? चुनाव होता है डायरेक्ट चुनाव होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। प्रत्यक्ष यानी सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। इनके जो मेंबर्स होते हैं, ये 543 के 543 सीधे निर्वाचित होते हैं जनता के द्वारा। और आर्टिकल 81 में ये निर्वाचन के लिए जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 81 आपको याद रखना है।
और इसके अलावा ये जो पहले जो दो थे वो मनोनीत होते थे, अभी इनका तो मतलब सिस्टम ही खत्म कर दिया गया है। साथ ही चुनाव हमने देखा था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, 18 वर्ष आपकी एज हो चुकी है तो आप क्या कर सकते हो, वोट डाल सकते हो। वहीं एकल सदस्यीय क्षेत्र यानी सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी एक जो क्षेत्र होगा ना, एक जो क्षेत्र होगा वोटिंग वाला, तो उन एक जहाँ मतलब एक क्षेत्र में से केवल एक सदस्य चुनकर आता है। सरल बहुमत प्रणाली होती है, यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जिसको भी सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं ना वो जीत जाता है। इसमें कोई 50% प्लस वन का सिस्टम नहीं होता। 50% प्लस वन का सिस्टम होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति या आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति जिसको बोलते हैं ना, वो जो हम राज्यसभा के मतलब राज्यसभा के लिए पढ़ेंगे। राष्ट्रपति के इलेक्शन में हमें पढ़ा था कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में विजय वही होता है जिसमें 50% प्लस एक मत मिलता है, कम से कम आधे से एक अधिक, तो वो सिस्टम होता है। जबकि लोकसभा में क्या लगा हुआ है? FPTP लगा हुआ है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। इसके अलावा राज्यसभा में मैंने बताया था क्या था? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जिसमें जो बैलेट पेपर होता है ना उसके आधार पर क्या होता है? निर्वाचन होता है। और ये इसका चुनाव के बारे में हो गया। इसके अलावा इनकी सीटें जो हैं, उनकी सीटों का जो बंटवारा है ना, तो देखो फोर्थ शेड्यूल है वो केवल राज्यसभा के लिए, याद रखना, केवल राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है ना वो चौथी अनुसूची में। अगर स्टेटमेंट ऐसे दे दे कि जो भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची है वो लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों की सीटों का बंटवारा करती है, तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। केवल वो राज्यसभा के लिए सीटों का बंटवारा करते हैं, जबकि जो लोकसभा है ना उसके लिए सीटों का बंटवारा देख, संविधान में तो कोई ऐसा प्रावधान है नहीं। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं कि संविधान में उल्लेखित है, जबकि वो संविधान में नहीं होता है। स्टेटमेंट काफी बार गलत हो जाता है, हमें ये भी याद रखना है क्या संविधान में नहीं लिखा। मैं आपको साथ साथ बताते चलूंगा, और क्वेश्चन जहाँ जहाँ से बने हैं वो भी साथ साथ बताते चलूंगा कि यहाँ से ये चीज पूछी गई है। तो संविधान में वर्णित नहीं, ये क्या है? संविधान में वर्णित नहीं है क्या कि सीटों का जो बंटवारा कैसे होगा लोकसभा में, जबकि ये किसमें वर्णित है? जो RP एक्ट है ना, RP एक्ट 1950 में वर्णित है कि लोकसभा की सीटों का बंटवारा किस किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी, ये लोकसभा की। तो इसका बंटवारा RP एक्ट जो है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है 1950 उसके लिए है। तो याद रखना RPA में है, जो संविधान में, उसमें सीटों का बंटवारा लोकसभा के लिए नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके जो ऑफिसर्स होते हैं, जो लीड इसको करते हैं, जो इसको चलाते हैं, इसका सारा ध्यान रखते हैं, वो कौन होते हैं? वो एक को अध्यक्ष बोलते हैं, स्पीकर बोलते हैं अध्यक्ष चेयरपर्सन को। उसके नीचे होता है डिप्टी स्पीकर, यानी कि उपाध्यक्ष होता है। जब संसद का प्रमुख, मतलब कि संसद में सबसे मेन काम इसी का होता है लोकसभा में, और संसद की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए। और उपाध्यक्ष का काम क्या होता है? उपाध्यक्ष का काम होता है कि जब क्या जो अध्यक्ष है ना वो उपस्थित ना हो तो उसका क्या करे? कार्यभार संभाल ले। तो अगर आपको अभी कार्यकाल की बात करें, लोकसभा सदस्य अगर आपको बनना है वो तो ऑफिशियल्स हो गए। अगर लोकसभा अध्यक्ष बनना है तो उसके लिए हम योग्यता वगैरह की बात कर लेते हैं। कार्यकाल के देखिए, पहले तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है जब तक राष्ट्रपति भंग न कर दे। और हमने देखा था राष्ट्रपति कब भंग कर सकता है लोकसभा को? जब या तो क्या वो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए उनके खिलाफ, वो विश्वास ना रख बना पाए, मतलब अपना बहुमत खो दे, तो वो भंग कर सकता है राष्ट्रपति। और इसके अलावा आपातकाल की स्थिति में भी संसद विधि द्वारा कार्यकाल बढ़ा सकती है किसका? जो लोकसभा का। ये मतलब 5 साल तो कार्यकाल होता है, इमरजेंसी में 1 साल का कार्यकाल बढ़ा सकती है। हमने पढ़ा भी था 352 में जब आर्टिकल पढ़ा था उसके तहत। इसके अलावा इसमें कुछ आरक्षण होते हैं, जैसे ST के लिए 84 सीटों में है, शेड्यूल कास्ट के लिए, SC के लिए, तो ST में 47 सीटों के लिए आरक्षण है। प्रारंभ में 10 वर्ष के लिए था और बाद में ये विस्तारित हो गया था। जब फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़े थे तो आरक्षण को अच्छे से पढ़ा था, और उसमें ना मतलब पढ़ा था अच्छे से कि 50% की लिमिटेशन थी, और स्टार्टिंग में 10 साल के लिए आया था। और हाल फिलहाल में भी ये मतलब आंदोलन चल रहे हैं, आंदोलन हटाओ, सॉरी आरक्षण हटाओ के नाम से, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको फंडामेंटल राइट्स वाली क्लास जरूर देखनी चाहिए। तो इसके अलावा कुछ संवैधानिक प्रावधान, जैसे लोकसभा की स्ट्रक्चर संरचना के बारे में आर्टिकल 21 के तहत है, कार्यकाल 83 में आता है, और लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष 93 आर्टिकल के तहत आते हैं। इसके अलावा लोकसभा के बारे में कुछ योग्यताएं देखिए, अगर आपको सदस्य बनना है, लोकसभा के सदस्य बनना है, कौन बन सकता है, कौन सांसद बन सकता है? देखो लोकसभा के लिए योग्यताएं होंगी क्या? भारत की अनिवार्य रूप से नागरिक होने चाहिए, फर्स्ट हो गई ये। तो अगर आप भारत के किसी भी राजनीतिक पद पे जाना चाहते हो तो भारत के नागरिक को होने ही चाहिए आप, चाहे फिर वो मूल से हो या तो यहाँ पे आपका भारत में ही जन्म हुआ हो, बचपन से रहे हो आप यहीं पे, या फिर आपने यहाँ पे भारत की नागरिकता स्थापित की हो। तो और आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम मिनिमम लोकसभा जो सांसद बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए
आपकी एज 25 होनी चाहिए, जबकि यही एज जब राज्यसभा हम पढ़ेंगे तो वहाँ कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। इसके अलावा मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए, देश के किसी मतदाता सूची में आपका नाम है। लाभ का पद आप धारण नहीं करते हो, लाभ का पद धारण आप नहीं करते हो। लाभ का पद में क्या क्या नहीं आता, जो लाभ के पद है उसमें नहीं आता कि कोई भी आप जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर कोई भी जैसे राजनीतिक पद पर होना, तो वो आपके जो है लाभ के पद के तहत नहीं आता। तो ये आपको याद रखना है। आप लाभ के पद को धारण नहीं करते हो तो भी क्या करेंगे, आप चुनाव लड़ सकते हैं। किसके लिए, लोकसभा सदस्य बनने के लिए। इसके अलावा संसद के द्वारा कुछ निर्धारित अन्य शर्तें, संसद को अगर कुछ शर्तें निर्धारित कर दे तो भी क्या कर सकते हैं, आप संसद के क्या बन सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं। तो ये क्या हो जाती है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या हो जाते हैं, कुछ जो योग्यताएं हैं वो हो जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें किसकी, निरर्हताएं, मतलब कुछ अयोग्यताएं भी हैं। तो अगर कुछ अयोग्यता, अगर आप इन जो कंडीशंस हैं उसके तहत आप कुछ एक्टिविटीज करते हो या इनके तहत अगर आप आते हैं तो आप निहर होंगे, यानी कि निहर्त होंगे, यानी कि आप योग्य नहीं होंगे, आप चुनाव नहीं लड़ सकते। तो कंडीशंस क्या क्या हैं, जब ऐसे कि जब आप बाहर के किसी विदेशी देश की या किसी दूसरे देश की क्या कर ले, नागरिकता ग्रहण कर ले, या तो या फिर आप दिवालिया हो जाए, या फिर अनसाउंड माइंड यानी विकृत चित्त मस्तिष्क हो जाए। लेकिन हाँ, इसके लिए क्या होना चाहिए, जो है मतलब कि अच्छी सी जैसे कोई हाई कोर्ट के द्वारा या किसी न्यायालय के द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए। विकृत मानसिकता वाला हो, दिवालिया हो जाओ, आप बैंकरप्ट हो जाओ। इसके अलावा 2 साल या उससे अधिक की आपको सजा मिल जाए। खासकर उन लोगों के लिए मेन हो जाता है जिन्होंने अभी अभी नागरिकता ग्रहण की और 2 साल से ज्यादा की क्या मिल गई, उनको सजा मिल गई, तो उनके लिए तो और भी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा चुनाव में आपने भ्रष्ट आचरण किया है या चुनाव आयोग के द्वारा आपको अयोग्य घोषित कर दिया गया है तो भी क्या हो जाओगे, आप अयोग्य हो जाते हो। ये अयोग्यता की शर्तें जो है 102 के तहत आ जाती है। इसके अलावा भी कुछ अयोग्यता की शर्तें हैं, जैसे कि दल बदल विरोधी कानून। ये जो दल बदल विरोधी कानून है ना, ये 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। कब आया था ये, जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था ना, कब हुआ था, 1985 में। तो 1985 में जब ये 52वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें जोड़ा गया, और इसके तहत दल बदल के अगर आधार पर जो है आपको क्या किया जा सकता है, आपको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। और ये अयोग्यता की जो निरर्हताएं है ना, इसमें क्या क्या आ जाएंगी, इसके तहत मतलब दल बदल विरोधी के तहत आ जाएंगे आपके। यदि आप क्या करते हो, एक तो क्या कर दे आपने मतलब जिस पार्टी से आप जीते हो, जिस पार्टी से आपने जीते हो और आप उस पार्टी को छोड़ रहे, जैसे ही आपने इलेक्शन जीता आप दल बदल लेते हो। दूसरा एक कंडीशन तो ये हो जाए, दूसरी कंडीशन ये हो जाए कि आप निर्दलीय जीते हो, आपने किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ा है, आप निर्दलीय जीते हो और देन जीत कर क्या करते हो, आप किसी दल को ज्वाइन कर लो तो भी आप अयोग्य हो सकते हो। और यदि कोई निर्वाचित सदस्य उस दल के सदस्यता त्याग दे जिसकी मतलब अगर आपने मान लेते एग्जांपल लेते हैं कि आज आप बीजेपी की सीट से जीते हो और आप उसकी सदस्यता त्याग देते हो तो भी आप अयोग्य हो जाओगे। इसके अलावा अगर जब कोई सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, मतलब मनोनीत किए गए, जैसे हमने 2 सदस्यों पर प्रावधान देखा था, और वो अगर 6 महीने के बाद इस राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेना तो वो भी अयोग्य हो जाएंगे। 6 महीने से पहले तो वो ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद किसी दूसरे दल में मतलब मनोनीत हुए तो हुए थे वो राष्ट्रपति द्वारा। 6 महीने तक अगर किसी दल को ज्वाइन कर लिया तो ठीक है, उसके बाद में किसी दल को ज्वाइन कर लिया तो क्या हो जाएंगे, अयोग्य हो जाएंगे। और इसके अलावा यदि कोई सदस्य अपने दल के अध्यक्ष के निर्देशों के विरुद्ध, विप जो जारी करता है ना आदेश, उनके अपोजिट जाकर आप मतदान करते हो, अपने मतलब अपनी जो दल है उसके विपक्ष विरुद्ध जाकर आप वोटिंग कर रहे हो, मतदान कर रहे हो, तो भी एक रीजन बन सकता है किसका, दल बदल विरोधी कानून का। और इसके अलावा विप का इसको बोलते हैं विप का लोग उल्लंघन बोलते हैं इसको। और उसके अलावा दल के निर्देश के बावजूद यहाँ विप हो गया। इसके अलावा शपथ की बात करें तो शपथ लेना होता है सदस्यों को 99 आर्टिकल के तहत, और किसके सामने लेते हैं, भारत की संप्रभुता एवं अखंडता की शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की ये शपथ दिलाता है। कौन, भारत का जो राष्ट्रपति है ना वो दिलाता है इसको, इनको क्या शपथ दिलाता है। इसके अलावा ये हमने देख लिया लाभ का पद। लाभ के पद की मैंने बताया था कि एक तो संविधान में परिभाषित नहीं है, ऑफिस ऑफ जो प्रॉफिट है वो क्या है, संविधान में ऐसा कोई इसको मतलब कि इसकी कोई परिभाषा नहीं है सटीक भाई इस पद को क्या मान ले। कानून बनाकर एवं न्यायालयों के द्वारा
या फिर संसद के द्वारा समय समय पर यह निर्धारित किया जाता है किस किस को पद को लाभ का पद माना जाए। उन आधारों का वर्णन किया गया सुप्रीम कोर्ट के न्यायालयीन कानूनों के द्वारा, जिनके द्वारा क्या किया जाए, किसी पद को लाभ का पद घोषित किया जा सकता है। संसद क्या, जैसे संसद सदस्य अयोग्यता निवारण अधिनियम 1959 है ना, संसद सदस्य अयोग्यता निवारण अधिनियम, उसमें कुछ पदों को लाभ का पद बताया है। जैसे सरकार के द्वारा नियुक्ति हो जाए आपकी किसी सरकारी पद पर, या सरकार द्वारा आपको पद से हटाया गया हुआ हो, सरकार के लिए आप कार्य कर रहे हो, या फिर सरकार के नियंत्रण की संस्थान में आप कार्य कर रहे हो। इसके अलावा राशि का बिंदु, मतलब कि कितना आपको प्रॉफिट मिल रहा है, इसका कोई मायने नहीं है, इसमें कितनी भी हो सकती है, आप कम प्रॉफिट पे कम प्रॉफिट कमा रहे हो, ज़्यादा कमा रहे हो। इसके अलावा ये पद जो राष्ट्रपति है, कोई पॉलिटिकल पद है, वो इसके तहत क्या नहीं आते इसके तहत नहीं आते। इसके अलावा सदस्यता समाप्ति, अगर आप लोकसभा के सदस्य हैं, सांसद हैं, तो आपकी सदस्यता समाप्ति कब कब हो सकती है? एक तो जब क्या, नॉर्मली तो जब आपका कार्यकाल समाप्त हो जाए तब तो होगी होगी। इसके अलावा एक तो जब आपका कार्यकाल समाप्त हो जाए, या फिर आप स्वैच्छिक क्या दे दो, त्यागपत्र दे दो, क्या दे दो, स्वैच्छिक रूप से त्यागपत्र दे दो कि अब हमें सदस्य नहीं रहना। दूसरा, आपका डिस्क्वालिफिकेशन घोषित हो जाओ, ये जो हमने आधार पढ़े हैं ना, उन आधारों पर आप क्या हो जाओ, अयोग्य घोषित हो जाओ। हालांकि कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि दल बदल में भी कुछ अपवाद हैं। जैसे कब दल बदल नहीं माना जाएगा, जैसे अभी हाल फिलहाल 2025-26 की बात है कि जो आम आदमी पार्टी के कुछ जो सांसद थे, उन्होंने आपको छोड़ा था, आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, जबकि उसको दल बदल नहीं माना गया था। क्यों नहीं माना गया था? क्योंकि इसके लिए शर्त है। पहले क्या था कि पहले 2/3 सदस्य है ना, पहले जो है, पहले 1/3 थे कि कम से कम 1/3 सदस्य क्या कर ले, किसी पार्टी के 1/3 सदस्य, मान लेते किसी पार्टी में है ना, तो यदि 10 सदस्य हैं तो उसमें कम से कम 3 से 4 सदस्य है। यदि उस पार्टी में 12 मानो तो हिसाब से आएगा, नहीं 12 सदस्य हैं तो 4 सदस्य अगर छोड़ के जा रहे हैं ना किसी दूसरी पार्टी, तो उसको दल बदल नहीं माना जाएगा। लेकिन इसको बढ़ाकर अब कर दिया गया 2/3, अब कम से कम 2/3 होना चाहिए। यानी कि अगर 9 सदस्य हैं तो 9 में से कम 6 छोड़ रहे होंगे पार्टी, तो उसको दल बदल नहीं माना जाएगा। तो याद रखना, तो भी उसको, अगर 2/3 सदस्य एक साथ छोड़ रहे हैं और दूसरे दल ज्वाइन कर रहे हैं तो उसको दल बदल नहीं माना जाएगा। इसके अलावा सदस्य की मृत्यु हो जाए या उसको निकाल दिया जाए सदस्य के द्वारा, सदन के द्वारा निष्कासित कर दिया जाए, या फिर 60 दिनों तक बिना अनुमति के अनुपस्थित रहता है, बिना कोई अनुमति की उस मतलब जब संसद का सत्र चल रहा है और कम से कम 60 दिनों तक वो रेगुलर क्या है, अनुपस्थित है। हालांकि इसमें वो दिन जिसमें 4 से अधिक दिन की छुट्टियां आ जाती है, लेकिन उन दिनों को क्या कहते हैं, शामिल नहीं किया जाता है। ये कुछ आधार हो जाते हैं। इसके अलावा जो दल बदल है ना, उसके बारे में और कुछ बता दूं कि दल बदल का फाइनल डिसीजन कौन लेता है? लोकसभा में लेता है, अध्यक्ष लेता है। तो लोकसभा का स्पीकर वो फाइनल डिसीजन करेगा कि दल बदल के आधार पर अयोग्य है या नहीं है। इस पर जो फाइनल अधिकार है वो किसका है? लोकसभा के अध्यक्ष का हो जाता है। वही राज्यसभा में दल बदल का जो डिसीजन लेगा वो कौन लेगा? वो लेगा राज्यसभा का सभापति लेगा, राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति। और इसके अलावा एक केस आता है कि हो तो होलोहन बनाम जो है जाचिलहू, कि हो तो होलोहन बनाम जाचिलहू एक केस है। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो जो ये अयोग्य ठहराने के जो कारण है ना, वो उसका अगर इसका दल बदल का उपयोग ना हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, मतलब इसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है दल बदल का भी। इसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है, उन आधारों को जांच कर सकता है किन आधारों पर आपको अयोग्य घोषित किया गया है। तो ये कुछ थे। इसके अलावा अब ये हो जाता है सदस्यों के बारे में। अब हम राज्यसभा के बारे में देखें, राज्यसभा के सदस्यों के बारे में कौन चुनता है, कैसे चुनता है। और क्योंकि दल बदल का तो अब देखो, मैंने दल बदल पढ़ा दिया ना, ये दल बदल लोकसभा के लिए भी यही रहने वाला है, राज्यसभा के लिए भी यही रहने वाला है। इसके अलावा जब हम राज्य विधानसभा विधान परिषद पढ़ेंगे उनमें भी यही सब चलने वाले हैं। तो ये हो जाते हैं क्या, लोकसभा के सदस्यों के बारे में हमने सब कुछ जाना। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, राज्यसभा के बारे में पढ़ते हैं। राज्यसभा के बारे में, तो इसमें जो राज्यसभा को क्या बोलते हैं, पहली बात बोलते हैं इसको अपर हाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपर हाउस यानी उच्च सदन बोला जाता है। यूएसए में क्या बोला जाता है? सीनेट। और यूके में हमने पढ़ा था किसको, गबल हाउस ऑफ जो लॉर्ड्स है वो बोला जाता है। इसमें मैक्सिमम सीटें कितनी हैं? तो इसमें कुल 245 सीटें हैं और ये फुल है। इसमें से 233 तो क्या होते हैं, जो राज्य या यूटीज के द्वारा जो मतलब चुने जाते हैं, राज्य यूटीज की विधानसभा है उनके द्वारा चुने जाते हैं। जबकि 12 हैं, वो 4 क्षेत्र जो हैं उनमें जो है मनोनीत किए जाते हैं। 4 क्षेत्रों में से साहित्य हो, फिर वो कला हो, विज्ञान हो, या फिर कोई समाज सेवा हो। इसके अलावा बाद में सहकारी समितियों को जोड़ दिया गया था, उससे उसके क्षेत्र से जुड़े हुए हो।
तो अभी ये ऐसे 12 जो लोग हैं उनको मनोनीत करता है राष्ट्रपति राज्यसभा में। मतलब कि अपने अपने फील्ड के क्या होते हैं, कोई भी स्पेशलिस्ट होता है, इसीलिए तो राज्यसभा को क्या जो विशेषज्ञों का सदन बोला जाता है, विशेषज्ञों का। उनका कार्यकाल कितना होता है? उनका कार्यकाल की बात करें तो 6 साल का कार्यकाल होता है, यानी प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या हो जाएंगे, रिटायर होते चलेंगे, और इसी तरीके से फिर वो बढ़ जाएगी उनकी जगह। तो हर 2 साल में 1/3 सदस्य क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। उनका चुनाव कैसे होता है? उनका चुनाव होता है इनडायरेक्ट तरीके से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यों की विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, मैंने बताया था, बैलेट जो पेपर होता है ना, उसके आधार पर चुना जाता है, वरीयता क्रम के आधार पर चुना जाता है। एकल स्थानांतरणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है, एसटीवी पद्धति जो अपनाई जाती है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो राष्ट्रपति के लिए अपनाई जाती है। इसी तरीके की प्रणाली के अनुसार राज्य विधानसभाओं से निर्वाचित होता है। जैसे कि ये सीटों का जो बंटवारा वो कहाँ है, हमने पढ़ा था 4th शेड्यूल में राज्यसभा में कितने मतलब राज्यों को कितनी कितनी सीटें मिलेंगी राज्यसभा में, इनका बंटवारा होता है कहाँ पे, राज्यसभा में होता है। किसके तहत? वो जो 4th शेड्यूल है, 4th अनुसूची, उसमें ये सारी चीजें दी हुई है। इसके ऑफिसर्स होते हैं, जैसे सभापति के रूप में काम कौन करते हैं, भारत के जो एक्स ऑफिशियो पद पर काम करते हैं उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा उपसभापति की बात करें तो वो अपने सदस्यों में से चुन लिया जाता है, जबकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे, वो जो सदन के सदस्य थे ना लोकसभा के, उन्हीं में से क्या कर लिया जाता था, उनको भी चुन लिया जाता था उन्हीं में से। तो वो कौन होते थे, मतलब उस सदन के सदस्य होते हैं। जबकि बस यहाँ पे अलग एक चीज है कि उपराष्ट्रपति को सभापति का पद अपनाना होता है, यानी उसकी जो भूमिका है ना वो निभानी पड़ती है जब तक ये राष्ट्रपति का पद खाली ना हो। क्योंकि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उसकी कुछ अलग जिम्मेदारी होती है खुद की, तो वो निभानी होती है राष्ट्रपति के रूप में। लेकिन जब राष्ट्रपति का पद खाली नहीं हो और सभापति के रूप में, तब तक वो क्या करता है, अपनी जिम्मेदारी वो क्या करता, निभाता है। इसके अलावा हम योग्यता की बात कर ली, आर्टिकल 84 के तहत जो है योग्यताएं दी गई है राज्यसभा के सदस्यों की। तो पहले मैंने बताया था कि भारत का नागरिक तो आपको होना ही होगा, पर कोई भी पद चाहिए आपको। इसके अलावा एज है इसकी 30 होती है, 25 होती है किसी लोकसभा की। मतदाता सूची में आपका नाम दर्ज होना चाहिए। पहले क्या था, 2003 से पहले कि आपको जिस राज्य से आप राज्य सभा का चुनाव लड़ रहे हो ना, उससे ही आप उसी के मेंबर होने चाहिए। आप वहीं के मतलब वहीं की लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिए, आप तभी लड़ सकते हो उसी राज्य से। लेकिन अब इस कंडीशन को हटा दिया गया है 2003 में, 2003 में इसको समाप्त कर दिया गया। अब आप संसद कानून के द्वारा अन्य योग्यताएं तय कर सकते हो। किसी भी क्षेत्र में आप अगर मतलब कहीं के भी हो, आप भारत का मतदाता लिस्ट में अगर आपका नाम है, चाहे राज्य के हो या राज्य के बाहर के हो, तो क्या कर सकते हो, आप राज्यसभा के सदस्य क्या बन सकते हो, किसी भी राज्य की राज्यसभा के सदस्य बन सकते हो। इसके अलावा अगर हम कार्यकाल की बात करें, इनकी सीटों का आवंटन हमने देख लिया, 4th अनुसूची में है। तो जिसमें जनसंख्या के आधार पर सीटें, जैसे उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक सीटें 31 है, और राजस्थान को 10 सीटें मिली है राज्यसभा की। और लोकसभा को कितनी मिली है, RP 1950 मैंने भी पढ़ाया था। तो राजस्थान को जैसे मिली है 25 सीटें मिली हैं लोकसभा की। तो ये आवंटन होता है 4th शेड्यूल में, केवल होता है राज्यसभा के लिए। अब उनकी कार्यकाल हमने देख लिया, इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है, और प्रत्येक दूसरे वर्ष में 1/3 सदस्य मनोनीत होते हैं। अब अगर वो देखें कि इनके जो उस कंपेरिट अभी तक हमने पढ़ा ना, उसी की एक तुलनात्मक अध्ययन हो जाएगा। ये इसी तरीके से हम सारे को करते रहेंगे। जब सारे टॉपिक्स ऐसे ही पढ़ेंगे, आपको बड़ा मजा आने वाला है। सही में सच मानोगे तो आपको याद हो जाएंगे, 2-2 3 बार रिपीट हो जाएगा। जैसे कि लोकसभा के बारे में, निम्न सदन है, प्रत्यक्ष जनता के द्वारा चुना जाता है, 543 में वर्तमान में सदस्य हैं, 25 वर्ष जो न्यूनतम आयु होगी, कार्यकाल 5 वर्ष, भंग होना राष्ट्रपति के द्वारा, मतलब इसको भंग किया जा सकता है, अध्यक्ष को स्पीकर बोलते हैं। मनी बिल के बारे में एक चीज है कि केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है, इसमें लोकसभा के पास अधिक अधिकार होते हैं। राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है, स्वीकार नहीं कर सकती। इसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, यहाँ मतलब राज्यसभा में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। इसके अलावा प्रतिनिधित्व, जनता का प्रतिनिधित्व बोलते हैं इसको, राज्यों का प्रतिनिधित्व, राज्यसभा को 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है संवैधानिक संशोधन करने के लिए। आपको यहाँ पे भी 2/3 संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है, ये समान हो जाता है। इसके अलावा उच्च सदन बोलते हैं राज्यसभा को, अप्रत्यक्ष विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं। 245 हो गए, 30 वर्ष मत जो योग्यता के लिए न्यूनतम आयु है वो हो गई, 6 वर्ष कार्यकाल होता है। और स्थायी ये सदस्य, सॉरी ये भंग नहीं होता, ये क्या होता है, स्थायी सदन होता है। और इसका जो अध्यक्ष होता है उसको स्पीकर ना बोल के क्या बोलते, उपराष्ट्रपति होता है, सभापति बोलते हैं। ये सारी चीजें हो गई। तो अगर ज्वाइंट सीटिंग होती है ना, ज्वाइंट सीटिंग के बाद जो महत्व मिला हुआ है ना, वो राज्यसभा को मिला हुआ है, सॉरी
लोकसभा को मिला हुआ है। पहली जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो लोकसभा अध्यक्ष को दी जाएगी। साधारण विधेयकों पर गतिरोध की स्थिति में जब कभी ज्वाइंट सिटिंग होती है, राष्ट्रपति ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं आर्टिकल 108। तब लोकसभा अधिक संख्या में होने के कारण लोकसभा के पक्ष को मैक्सिमम टाइम होता है, उसको विजयी प्राप्त होता है, और लोकसभा के अध्यक्ष को क्या बनाया जाता है, उसका अध्यक्ष बनाया जाता है, ज्वाइंट सिटिंग का अध्यक्ष बनाया जाता है। इसकी अगर इनके काम की देखिए ना, इन सदस्यों की, इनके पीठासीन अधिकारियों की अलग से और पढ़ेंगे तो जैसे इनके दोनों के, चाहे वो किसी भी सदन के अध्यक्ष हो या उपसभापति हो, उनका सदन की कार्यवाही चलाना, अनुशासन बनाए रखना, नियम के अनुसार कार्य का संचालन हो, और निर्णायक मत देना। ये जो कास्टिंग वोट होता है, कास्टिंग वोट होता है, उसका कंसेप्ट चलता है कि जब बराबरी की मत, जब मत बराबरी का कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए, मत बराबरी है, बराबर में है, तो फिर जो अध्यक्ष है ना वो क्या डाल सकता है, कास्टिंग वोट डाल सकता है, निर्णायक मत डाल सकता है। इसके अलावा सदन के नियम आदि बनाए रखना, सामान्य रूप से मतदान नहीं करते, केवल जो कास्टिंग वोट है ना वो ही करते हैं। इसके अलावा इसके जो स्पीकर को सभापति बोलते हैं, उपसभापति अपने सदस्य हमने देख ही लिया था। अब इनको हटाए जाने की प्रोसेस की बात कर ले, तो इनके हटाए जाने की प्रोसेस है ना, अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को, पहली बात तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष पढ़ेंगे तब अच्छे से देख लेंगे। वैसे अगर मोटा मोटा आप याद रखो तो सेम है, तत्कालीन बहुमत से हटाया जाता है 14 दिन के पूर्व नोटिस से के बाद, और कम से कम जो प्रस्ताव होगा नोटिस का, तो उसमें 50 प्रस्तावों के हस्ताक्षर होने चाहिए, तभी हट सकते हैं ये। और तत्कालीन बहुमत का मतलब, तत्कालीन भी बोलते हैं उसको, इफेक्टिव मेजोरिटी बोलते हैं, या प्रभावी बहुमत, ये तीनों एक ही चीज है। इसमें होता है कि जो तत्कालीन सीटें हैं ना, मान लेते हैं कि टोटल 500, जैसे 543 सीट है, और मान लेते हैं 3 सीटें आपकी बार खाली है और 540 सीटें ही भरी हुई है टोटल, जिन पर कोई ना कोई निर्वाचित है। तो इन तत्कालीन जितनी सीटें हैं उनके आधे से एक अधिक सीटें, इतने बहुमत आना चाहिए, यानी कि 540 का आधा हो जाएगा 27, 270 एक 271 सीटें आनी चाहिए, तत्कालीन बहुमत तभी पास होगा। अगर जितनी सीटें खाली हैं उनको निकाल दो टोटल सीटों में से, जितनी भरी हुई सीटें हैं उनका बहुमत, उसको प्रभावी बहुमत, तत्कालीन बहुमत, इफेक्टिव मेजोरिटी बोलते हैं। तो उसी से हटाया जाता है, चाहे वो लोकसभा अध्यक्ष हो, राज्यसभा अध्यक्ष हो, चाहे उपाध्यक्ष हो, दोनों के, या उपसभापति हो, सभी की कंडीशंस यही हैं। हालांकि जो सभापति है ना, उसको उपराष्ट्रपति होने के नाते ऐसा कोई विशेष आधार तो है नहीं, केवल उसके खिलाफ जो है वो हम और भी आगे देखेंगे अच्छे से कि उसके खिलाफ है, सभापति के खिलाफ या उपराष्ट्रपति के खिलाफ इस तरह का कोई ऑर्डर उठाने का, वो केवल कहाँ लाया जा सकता है, राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। तो ये हो जाते हैं क्या, संसद के बारे में, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। अगर हम संसद के कुछ कार्यों की बात करें ना, कि क्या क्या संसद के कार्य हैं, जिसमें अलग अलग डिवाइड बांट करके, कि यदि विधायी निर्माण का काम हो जाए, या फिर कार्यपालिका पर नियंत्रण का काम हो जाए, या फिर कुछ संसदीय विशेष अधिकार भी इनको दिए गए हैं, तो इनकी कार्यवाही कैसे कैसे होती है सामान्यतः, तो ये सारी चीजें हो जाती है। पहले इनका देखो काम देखो, तो ये विधि निर्माण की शक्ति होती है, कानून किन किन पर बना सकती है, किन किन सूचियों पर बना सकती है संसद, तो ये बना सकते हैं एक तो समवर्ती सूची और संघ सूची के विषयों पर, ठीक है। संघ सूची में टोटल 97 नहीं 100 विषय है, और समवर्ती सूची में 47, और राज्य सूची में 61 विषय हो गए। सॉरी, राज्य सूची में 61 विषय हैं, और जो समवर्ती सूची इसमें से पहले 66 थे मूल में, राज्य सूची में उनमें 5 निकल गए, और वो 5 कहाँ चले गए, समवर्ती सूची में ऐड हो गए। तो ये 5 कौन कौन से हैं, तो वो आपको 3 है बता देता हूँ, 2 आपको बताने हैं, जिसमें आता है 6 आ जाता है, 1 आ जाता है, माप एवं तोल आ जाता है। इसके अलावा 2 आपको और बताने, कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, जरूर लिखने हैं। इसके अलावा अगर राज्य सूची के कोई विषय है, जैसे आर्टिकल 249 में पढ़ा था कि अगर राज्यसभा है वो 2/3 बहुमत से संसद के अधिकार दे, 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करेगी, कोई विषय है जो राज्य सूची का है और उस पर संसद को कानून बनाना चाहिए, वो विशेष महत्व का हो गया है, तो उस पर भी कानून बना सकती है कौन, संसद। इसके अलावा उसकी संविधान जो वित्तीय शक्ति, मतलब बजट पारित करने की शक्ति होगी, कर लगाने की शक्ति, समाप्त करने की शक्ति होती है। पब्लिक बोरोविंग को, अनुदानों को, पब्लिक बोरोविंग सरकारी उधार को अनुमोदन की, सार्वजनिक शिक्षा, कंसोलिडेटेड फंड की व्यवस्थित अनुमति देने की, ये सारी क्या होती है, उनको वित्तीय शक्तियाँ होती है। इसके अलावा अब हम देखो डिटेल से देखते हैं कि इनको वित्तीय शक्तियाँ है कैसे, ये कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे कैसे काम करती हैं। तो वित्तीय शक्तियों में इनका पहला काम होता है कि अगर जो सदन है ना, पहले सदन की कार्यवाही देख ली, कार्यवाही कैसे कैसे चलती है, उनमें इनके काम भी साथ साथ आते चलेंगे। तो सदन की कार्यवाही 4 तरीके से चलती है, एक तो सामान्य कार्यवाही, एक विधायी कार्यवाही कानून से संबंधित, बजटीय, और एक वित्त एवं धन से संबंधित हो गई। तो यदि हम सामान्य कार्यवाही की बात कर ली ना, सामान्य कार्यवाही कैसे चलती है, तो सामान्य कार्यवाही में क्या होता है
कि जो 70 होता है 85 आर्टिकल हमने पढ़ा था पहले। फिर राष्ट्रपति क्या करता है, सत्र बुलाता है। राष्ट्रपति सत्र को समन करता है, बुलाना को समन बोलते हैं। इसके अलावा ये कब कब आते हैं, एक तो देखो वर्तमान बैठक की अंतिम तारीख, जैसे कि आज वन की अंतिम तारीख है और आज जो सत्र खत्म हो रहा है और अगला जो सत्र होगा ना शुरू होना होगा, उसके बीच में 6 महीने से अधिक का वक्त नहीं होना चाहिए। आगामी जो सत्र होगा ना उसकी पहली तारीख के बीच में 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। तो ये बुलाएगा कौन, समन कौन करेगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा तो सामान्यतः इसका मतलब क्या हो गया, 6 महीने का गैप का मतलब हो जाता है कि कम से कम 2 बैठकें तो होंगी होंगी एक साल में। इसके अलावा परंपरा ये है कि 3 सत्र होते हैं। हमने देखा था, बजट सत्र देखा था, मानसून सत्र देखा था, शीतकालीन सत्र देखा था। तो ये तीनों हमने देख ली और ये सत्र 11 से 6 बजे तक चलते हैं इस तरीके से। कार्यवाहियों की बात करें, इनमें क्या क्या कार्यवाही हो, पहले स्टार्टिंग में सदन की कार्यवाही में आती है प्रश्नकाल आता है। ये सदन की कार्यवाही का जो फर्स्ट जो घंटा होता है, पहला घंटा होता है। इसमें क्या होता है, 11 से लगभग 11 से 12 बजे के बीच में होता है। सदन के नियमों को में मतलब ये संविधान में वर्णन नहीं है प्रश्नकाल का, जो सदन के नियम है ना उनमें इसका वर्णन किया गया है। सदस्य क्या करते हैं, मंत्री के द्वारा, मतलब सदस्य जो संसद के सदस्य है ना, वो मंत्री से प्रश्न पूछे जाते हैं और रीजन बताना भी जरूरी नहीं है। 3 प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं, तारांकित और लघु सूचना के प्रश्न, इनको शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन बोलते हैं। तारांकित प्रश्न क्या होते हैं, स्टार्ट क्वेश्चंस होते हैं। इनका जो आंसर रहता है ना, स्टार्ट प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से मुंह से बोलकर दिया जाता है, जिन पर स्टार लगा होता है। और अगर जब मौखिक उत्तर दे रहे हैं तो आप पूरा को प्रश्न भी पूछ सकते हो, स्टार लगा होता है। जबकि अतारांकित है, अतारांकित मतलब इनका उत्तर लिखित होगा। अतार मतलब इस तरीके से अतार याद रख लो, तार यानी लिखने से समझ, टेलीग्राफ वगैरह है ना उस तरीके से अतार। तो तारांकित रूप से अतार, तार का मतलब लिखने से जोड़ देना कि लिखित में देना होगा उत्तर। और इसमें प्रश्न जो पूरा आपने क्वेश्चन पूछा आपको आंसर मिल जाएगा, कम से कम 10 से 21 दिनों के भीतर आपको मिल जाएगा। और आप पर पूरा प्रश्न नहीं पूछ सकते अगर आपका अतारांकित प्रश्न है तो। इसके अलावा अल्प सूचना के प्रश्नों में सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक विषयों के चलते अगर कोई बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय आ जाए तो उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन आपको इसका कारण बताना होगा। यदि अत्यावश्यक यह सब्जेक्ट है, अगर बीच में उठाने के लिए जो विषय है इतना आवश्यक क्यों है, आपको कारण बताना होगा। आंसर आपको 3 से 10 दिन के भीतर मिल जाएगा। मौखिक उत्तर दिया जाएगा, किसका, अल्प सूचना के प्रश्नों का मौखिक उत्तर दिया जाएगा। और सामान्यतः पूरा प्रश्न बीच में क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। तो ये क्या हो जाता है, पहला जो आवर हो जाता है संसद का हो जाता है, प्रश्नकाल से संबंधित हो जाता है। इसके अलावा तो क्या होता है शून्यकाल में, होता है इसमें मतलब कि ये भी संविधान में वर्णन नहीं है इसका, और ना ही संविधान के जो नियम हैं, संसद के जो नियम हैं उनमें भी वर्णन नहीं है इसका। ये केवल औपचारिक साधन है, मतलब पहले से चलता आ रहा है मानसून सत्र में, इसलिए परंपरा में बना हुआ है, मतलब एक प्रकार से तो ये भारत का ही इनोवेशन है, ऐसा नहीं बाहर से कहीं पे लिया गया है। ये नया इनोवेशन जो शून्यकाल है भारत का इनोवेशन है। और नियमों की दृष्टि से अनियमितता की स्थिति में मंत्रियों से बिना पूर्व सूचना के क्या किया जा सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है तत्काल मामले में। और इसी को क्या बोलते हैं, मंत्रियों में भय उत्पन्न करने वाला समय बोलते हैं कि भाई बिना कोई पूर्व सूचना के क्या कर रहे हैं आप, क्वेश्चन पूछ रहे हो। इसके अलावा एक फिर आधे घंटे की चर्चा होती है नए विषय पर, नहीं मतलब जो पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं ना प्रश्न काल में, जिनके उत्तर दिए जा चुके हैं उन्हीं पर डिस्कस होता है। मतलब कि आधे घंटे की चर्चा ये शाम के टाइम पे होती है, मैं सॉरी सोमवार को और बुधवार और फ्राइडे को होती है। इसके अलावा फिर 2 घंटे की बहस होती है, जहाँ अल्प अवधि की बहस इसको बोलते हैं। 2 घंटे की है लेकिन अल्प अवधि की बहस बोलते हैं। ये मतलब सीक्वेंस में बताता जा रहा हूँ आपको, इनके अलावा भी ये तो और सारे आ जाएंगे इसमें नए विषयों पर चर्चा की जाती है 2 घंटे की बहस में, सार्वजनिक महत्व के विषय पर। और 2 घंटे का समय होता है, इसमें चर्चा भी की जाती है, मतदान भी की जाती है। और धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है, मोशन ऑफ थैंक्स। पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कब लाया जाता है, तो राष्ट्रपति का जब अभिभाषण लाया जाता है उसमें क्या होता है, जो सरकार की जो नीतियां है ना, जो नीतियां कहाँ कहाँ सरकार खर्च करना चाह रही है, क्या क्या खर्च कर रही है, उन सभी की जो एक लिस्ट होती है उसको राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में बताता है। कैबिनेट सचिवालय के द्वारा तैयार किया जाता है और कैबिनेट के द्वारा तैयार करवाया जाता है। इसमें सरकार की नीतियां होंगी, उपलब्धियों पर चर्चा होती है और फिर इन पर होता है मतदान। अगर ये अभिभाषण पर बहस भी होगी, चर्चा भी होगी, अगर ये पारित हो जाता है राष्ट्रपति का अभिभाषण, तो मतलब एक प्रकार से धन्यवाद, मोशन ऑफ थैंक्स बोलते हैं इसको, धन्यवाद के नाम से धन्यवाद मोशन। और पारित हो जाता है तो सरकार बहुमत में है, और यदि पारित नहीं होता है तो विपक्ष बहुमत में हो जाएगी। मतलब हो जाएगी कि सरकार क्या है, बहुमत में नहीं है, और सरकार बहुमत में नहीं है तो मतलब सरकार को त्याग पत्र देना होगा, उसका विघटन हो जाएगा। अगर क्या, धन्यवाद प्रस्ताव, मोशन ऑफ थैंक्स क्या नहीं हो जाए, पारित नहीं हो जाए।
तो इसके अलावा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी आता है एक, जो किसी मंत्री का ध्यान तत्काल किसी मामले पर खींचने के लिए। कॉलिंग अटेंशन मोशन बोलते हैं इसको, कॉलिंग अटेंशन मोशन 1954 में शुरू किया गया था ये। और भारत का ये इनोवेशन, देखो भारत के इनोवेशन में दो आ गए, एक तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, एक शून्यकाल। ये बताऊं कहाँ से निकाल के लाए जा रहे हैं, भारत का इनोवेशन है या नहीं? ये पीवाई क्यूज से है, ऐसे क्वेश्चन पीवाई क्यूज में स्टेटमेंट में आए हुए हैं कि जैसे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर क्वेश्चन आया है तो उसी में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि भारत के द्वारा ही शुरू की गया, भारत का इनोवेशन है, भारत का एक परंपरा है। तो वहां से उठाए गए हैं, हाँ ये भारत का ही परंपरा है। कौन कौन? शून्यकाल भी और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी। इसमें मंत्रियों का ध्यान किसी विषय पर आकर्षित करने के लिए, और मंत्रियों से कथन मांगा जाता है कि आश्वासन देना होगा मंत्री को। फिर इसके अलावा स्थगन प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसमें क्या किया जा सकता है? इसमें कोई अत्यावश्यक विषय है, अत्यावश्यक विषय पर चर्चा के लिए क्या लाया जाता है? स्थगन प्रस्ताव, मतलब जिस पर चर्चा चल रही है ना उसको कुछ समय के लिए रोक देंगे। असाधारण प्रस्ताव बोलते हैं इसको, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रस्ताव होता है स्थगन प्रस्ताव। इसमें कम से कम 50 सदस्यों की आपको क्या है समर्थन चाहिए, आपको 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए क्या लाने के लिए? स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए। और अगर स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है तो किसी अति आवश्यक विषय पर चर्चा होगी लगभग 2.5 घंटे, और इस पर फिर मतदान भी होगा। ऐसी अस्वीकार किया जाता है तो सरकार पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और यदि इसको स्वीकार कर लिया जाता है, यदि कोई मतलब विपक्ष उठा के लाया गया ऐसा मुद्दा, उसको स्वीकार कर लिया जाता है तो इसमें क्या होगा? सरकार की निंदा होगी। याद रखना स्थगन प्रस्ताव में सरकार की केवल निंदा होगी। निंदा प्रस्ताव लाएंगे ना उसमें भी केवल सरकार की निंदा होगी, लेकिन सरकार की विघटन नहीं होगा। विघटन केवल किसमें होगा? अब से पहले हमने पढ़ चुके ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, सॉरी जो अविश्वास प्रस्ताव हमने पढ़ा था उसमें होगा, और धन्यवाद प्रस्ताव पढ़ा था उसमें होगा। अविश्वास प्रस्ताव क्या है? नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ये लोकसभा में लाया जाता है। विपक्ष है ना, विपक्ष के द्वारा लाया जाता है लोकसभा। केवल एक बात याद रखना, केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जाता है। जो मंत्री परिषद हमने पढ़ी थी इससे पिछली क्लास में, तो उसके विरुद्ध लाया जाता है। और कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन इसमें होना चाहिए। और अगर ये अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए, क्योंकि विपक्ष से लेकर आई और पास भी करा ली, इसका मतलब हो जाएगा कि भाई सरकार बहुमत में नहीं है। और सरकार बहुमत में नहीं है यानी कि अब क्या करना पड़ेगा? त्याग पत्र सरकार को देना पड़ेगा। और अगर पारित अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो यानी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, सरकार बहुमत में सीधा हो जाता है। तो यदि पारित हो गया अविश्वास प्रस्ताव यानी कि क्या हो जाएगा? सरकार को त्याग पत्र देना होगा। इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव खुद सरकार के द्वारा लाया जाता है। और यदि विश्वास प्रस्ताव क्या होता है? विश्वास प्रस्ताव को सरकार खुद लाएगी, पास करना होगा। पास कर लेगी तो बहुमत में रहेगी, इसका मतलब होगा बहुमत सिद्ध हो जाएगा। तो यदि पास नहीं कर पा रही है सरकार तो इसका मतलब हो जाएगा फिर उसको क्या देना पड़ेगा? त्याग पत्र देना पड़ेगा, क्योंकि बहुमत में है ही नहीं। तो याद रखना 3 चीज बता दी मैंने, एक तो धन्यवाद, एक विश्वास, एक अविश्वास प्रस्ताव, जिसमें सरकार का क्या हो सकता है? विघटन हो सकता है, सरकार का त्याग पत्र देना पड़ सकता है। निंदा प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव में किसी मंत्री या पूरी मंत्रिपरिषद की आलोचना की जा सकती है। किसी एक स्पेशल मंत्री की या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। इसको कारण बताना होगा कि आप क्यों निंदा प्रस्ताव लेकर आ रहे हो, आपको रीजन बताना होगा निंदा प्रस्ताव लाने के लिए। और आपकी मतलब की चर्चा होगी, निंदा प्रस्ताव पर चर्चा भी होगा, मतदान भी होगा। अगर पारित हो जाता है निंदा प्रस्ताव तो आपकी निंदा होगी सरकार की, और यदि पारित नहीं होता है तो इसका मतलब कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। पारित हो जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा सरकार बहुमत में है। आपके जो कार्य हैं, चाहे वो मंत्री के हो चाहे वो जिसके विरुद्ध भी लाया जाए, उसके कार्यों की क्या होगी? निंदा होगी। त्याग पत्र देना ऐसा कोई बाध्यकारी नहीं है। तो याद रखना 3 चीजें बताए थे जिनमें क्या होगा? विघटन हो जाएगा धन्यवाद और ये अविश्वास और विश्वास प्रस्ताव। लेकिन जिसमें केवल निंदा होगी वो हमने देखा था, जो एक तो ध्यान आकर्षण हो गया, एक निंदा प्रस्ताव हो गया। लेकिन एक सरकार एक वो हो रहा था जब नीतिगत कटौती करते हैं, बजट में पढ़ेंगे हम। जब नीतिगत कटौती करते हैं ना, जब नीतिगत कटौती करते हैं तो अभी अगर कटौती कर दी जाती है, सॉरी हाँ, अनुदान मांगों को घटाकर 1 रुपये कर दिया जाए या नीतिगत कटौती कर ली जाए, तब भी सरकार क्या हो जाती है? गिर जाती है। तो वो हम आगे और पढ़ेंगे अच्छे से। इसके अलावा पॉइंट ऑफ ऑर्डर, एक कुछ टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो इसी मतलब सदन की कार्यवाही से संबंधित है। जैसे पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स हो गया, पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स जो है POO, इसका मतलब होता है कोई सदस्य मांग कर सकता है, कोई सदस्य है ना वो इसकी मांग करेगा सदन की कार्यवाही को नियम के अनुसार चलाने के लिए। पॉइंट ऑफ ऑर्डर आ जाएगा कि सदन की कार्यवाही की नियम के अनुसार नहीं चल रही तो कोई सदस्य क्या कर सकता है? मांग कर सकता है अध्यक्ष से। इसके अलावा एक सब्सटेंटिव मोशन का कंसेप्ट है, इसको बोलते हैं मूल प्रस्ताव। तो अगर किसी सदस्य को हटाना हो या अध्यक्ष किसी को भी हटाना हो, उसको हटाने के उद्देश्य से संसद में जो प्रस्ताव लाया जाता है ना उसको मूल प्रस्ताव बोलते हैं। इसको बोलते हैं मूल प्रस्ताव, यानी पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोलते हैं, सॉरी
सब्सटेंटिव मोशन बोलते हैं इसको, मूल प्रस्ताव बोलते हैं। इसके अलावा और क्या क्या होता है, इसके अलावा गिलोटिन, गिलोटिन होता है बिना चर्चा के मतदान करना। क्या होता है कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा टाइम अगर लगा देते हैं विधेयकों पर, और जैसे बजट पर खासकर एक निश्चित टाइम होता है ना, तो लास्ट टाइम पे आके बहुत सारे प्रावधान बच जाते हैं, तो उन पर क्या बिना मतदान के चर्चा हो जाती है। या फिर अगर बिना मतदान के चर्चा हो जाए तो उसको गिलोटिन बोलेंगे। और कंगारू समापन बोलते हैं इसको, बोलते हैं कंगारू क्लोजर बोलते हैं इसको। मतलब होता है किन्हीं किन्हीं मैन मैन यहाँ पे चर्चा कर ले, यहाँ पे हम मैन मैन मुद्दों पर चर्चा कर लेंगे और बाकी को सीधे वैसे ही पास कर लेंगे। तो ये होता है कंगारू समापन। और इस तरीके से क्या होता है, ये पूरी सदन की क्या होती है, कंप्लीट प्रक्रिया होती है। तो ये हमने साधारण जो कार्यवाही थी, सामान्य कार्यवाही वो देखी सदन की। इसके अलावा विधायी कार्यवाहियों की बात करें ना, तो विधायी कार्यवाहियों में उसका काम होता है, विधायी कार्यवाहियों में उसका काम होता है भाई विधेयक बनाना, विधेयक बनाना, कानून बनाना। विधेयक किसके द्वारा पारित होते हैं, संसद के द्वारा पारित हो जाए, दोनों सदनों के द्वारा, और राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है तो क्या बन जाता है, फिर वो अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है। लेकिन जब तक वो मतलब कि पारित नहीं होता दोनों सदनों में, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होता, तब तक क्या रहता है, वो ड्राफ्ट रहता है, कानून नहीं बनता। तो आपको ये याद रखना है। विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, पहले आपको दो चीज़ याद रखनी है। विधेयक दो प्रकार के होते हैं, एक सरकारी विधेयक, एक निजी सदस्य के द्वारा विधेयक। सरकारी तो क्या होगा, कोई मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो क्या हो जाता है, वो सरकारी विधेयक हो जाएगा। और यदि किसी गैर सरकारी मंत्री के द्वारा, गैर मंत्री सदस्य के द्वारा, या तो कोई सदस्य पारित करे या कोई मंत्री के अतिरिक्त कोई भी सदस्य है ना जो सदन में, वो अगर कोई बिल लेकर आता है तो उसको बोलते हैं गैर सरकारी जो विधेयक है ना, वो बोलते हैं गैर सरकारी विधेयक बोलते हैं। अगर आपको इस तरह का कोई विधेयक लेकर आना है ना, तो कम से कम आपको 1 महीने पहले किसी सदस्य को अगर कोई विधेयक पारित कराना, 1 महीने पहले उसको सूचना देनी होगी इस तरीके की। इसके अलावा साधारण विधेयक होते हैं जो कि किसी भी सदन में साधारण बहुमत से पारित हो जाते हैं। धन विधेयक, इसके लिए तो अलग ही प्रोसेस चलती है, वो अलग से पढ़ेंगे। संविधान संशोधन के विधेयक, संविधान संशोधन हम डिटेल से पढ़ भी चुके हैं और यहाँ पे और जान लेंगे, दोबारा संविधान रिवीजन हो जाएगा। इसके अलावा साधारण बहुमत, अगर कोई साधारण बहुमत आता है, विधेयक आता है, तो उसको पास करने की प्रक्रिया क्या होती है, उसको पास करने की प्रक्रिया होती है, देखो इस तरीके से होता है। पहले होता है प्रस्तुतिकरण आता है। प्रस्तुतिकरण यानी कि किसी भी सदन में पहले विधेयक क्या होता है, प्रस्तुत होता है। औपचारिक रूप से विधेयक क्या होता है, पेश होता है। किसी भी सदन में मंत्री या सदस्य द्वारा विधेयक क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। साथ ही स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस, उद्देश्य कारण का विवरण करना होता है। मतलब वो विधेयक लाया जाएगा, ड्राफ्ट लाया जाएगा, पेश किया जाएगा। इसके बाद में होता है द्वितीय वाचन, प्रथम वाचन बोलेंगे इसको। पहले तो प्रस्तुतिकरण आएगा, फिर आएगा प्रथम वाचन। प्रथम वाचन में क्या होता है, विधेयक का केवल शीर्षक पढ़ा जाएगा, कोई बहस नहीं होगी। इसके बाद विधेयक गजट में प्रकाशित होगा, जो गजट है, राजपत्र जिसको बोलते हैं, उसमें प्रकाशित कर दिया जाएगा। इसके बाद आते हैं द्वितीय वाचन। द्वितीय वाचन 3 प्रकार से हो सकता है, या तो स्वयं में खुद से चर्चा हो जाए, वो जो विधेयक लाया है उस पर खुद सदन में चर्चा हो जाए, या किसी प्रवर समिति को, या उस जिसमें प्रवर समिति का मतलब उसी सदन के सदस्य शामिल हो, उसको भेज दिया जाए। या किसी संयुक्त समिति जिसमें दोनों सदनों के सदस्य शामिल, उसको भेज सकते हैं चर्चा के लिए, या फिर जनता की राय के लिए रख दे। तो इन 4 कंडीशंस हैं जिनके आधार पर क्या चर्चा होती है, द्वितीय वाचन खुद कर ले, या तो या प्रवर समिति या संयुक्त समिति या जनता की राय के लिए रख दे। खंड दर खंड विचार करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण विस्तृत इसी द्वितीय वाचन में होता है। इसके बाद आता है तृतीय वाचन। तृतीय वाचन में क्या होता है, पूरे विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। इस चरण में कोई संशोधन नहीं, मतदान होता है। यानी कि तीसरे वाचन में क्या होता है, जिस सदन में वो आया है ना, जिस सदन में जो विधेयक लाया गया है वहां से उसको पास करना होगा। साधारण बहुमत है तो साधारण विधेयक से, साधारण विधेयक है तो साधारण बहुमत से, नहीं तो अगर संविधान संशोधन का है तो विशेष बहुमत से, और जो भी कंडीशन उसके लिए है लागू, उस आधार पर पेश करना होगा, तृतीय पास करना होगा उस सदन में। फिर इसके बाद में क्या होता है, चौथे चरण में वो दूसरे सदन में जाएगा, वहां पे सारी प्रोसेस चलेंगी, सारी प्रोसेस चलेंगी जो क्या थी, किस में चली है, जो जिस सदन में पहले मान लोकसभा में आए तो राज्यसभा में भेज देंगे, राज्यसभा में बिल आया था तो फिर उसको लोकसभा में भेज देंगे। वो सारी प्रोसेस, तीनों वाचन, प्रस्तुतिकरण, ये सारा वहाँ पे होने के बाद फिर वहाँ पे होकर पास, वहाँ पे पास हो गया, फिर फाइनल के लिए जाता है कहाँ पे, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए। हालांकि अगर कुछ गतिरोध हो जाए, साधारण विधेयक है, तो उसके लिए ज्वाइंट सिटिंग भी बैठा ही जा सकती है। यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाए, कोई एक सदन जवाब नहीं दे या फिर एक सदन बिल्कुल रद्द ही कर दे उसको, तो ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। राष्ट्रपति बुलाता है, अध्यक्षता करता है कौन, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो फाइनल कहाँ जाता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाएगा राष्ट्रपति के पास। फिर वो आर्टिकल 111 आ जाता है, अनुमति दे, न दे, रख ले, कोई भी जवाब न दे, पुनर्विचार के लिए भेज दे,
की सारी पावर्स हो जाती है। वो बिल पर डिपेंड करेगी कैसा बिल है। मनी बिल को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेजता। क्यों नहीं भेजता? क्योंकि वो पेश ही उसी की सिफारिश पर की जाती है। पहले राष्ट्रपति की सिफारिश के आधार पर पेश किया जाता है, फिर वो क्यों रोकेगा उसको, क्यों वापसी भेजेगा? और पुनर्विचार का कोई कंसेप्ट है भी नहीं उसके लिए। साथ ही संविधान संशोधन विधेयक है, उसके लिए भी है कि राष्ट्रपति को पारित ही करना पड़ेगा, उसके लिए बाध्यकारी है। तो ये हो जाते हैं क्या, सदन कैसे कैसे, मतलब कोई भी विधेयक हो पारित कैसे कैसे होता है। इसके अलावा अगर एक कंडीशन बता रहा हूँ जिसमें काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर संसद का मतलब कि सत्रावसान हो जाए, कि जैसे ये सत्र है, जैसे शीतकाल का सत्र है वो खत्म हो गया, खत्म सत्र खत्म होना और दूसरा सत्र के बीच में जो टाइम बच जाता है ना, उसको सत्रावसान बोलते हैं, सत्रावसान। तो सत्रावसान हो जाए तो विधेयक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और लोकसभा का विघटन या विधेयक पर प्रभाव पड़ेगा। विधेयक या तो जब विधेयक लैप्स हो जाएगा, सॉरी, जब लोकसभा का विघटन हो जाए, लोकसभा अगर विघटित हो जाए और अगर लोकसभा में कोई विधेयक है वो चर्चा में बना हुआ भी तो वहां पे पास नहीं हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, वो विधेयक लैप्स हो जाएगा। दूसरा कब, जब विधेयक लोकसभा में तो पारित कर दिया गया और राज्यसभा में भेज दिया गया हो, लेकिन फिर क्या होता है, लोकसभा क्या हो गई, भंग हो गई, लोकसभा भंग हो गई, तो भी क्या हो जाएगा, विधेयक समाप्त हो जाएगा। यानी कि अभी लोकसभा का ही पूरा पूरा हाथ था, जबकि लोकसभा पूरी पूरी क्या हो गई, खत्म हो गई। इसके अलावा विधेयक लैप्स कब नहीं होता है, विधेयक लैप्स कब नहीं होता है, जब लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में पारित हो गया, राष्ट्रपति के पास उसको भेज दिया गया है, और अब अगर लोकसभा विघटन भी हो जाए ना, तो वो विधेयक क्या होगा, भंग नहीं होगा या लैप्स नहीं होगा। इसके अलावा सत्रावसान का मतलब होता है कि जैसे आज का सत्र कंप्लीट हो गया और जो दूसरा नेक्स्ट जो सत्र स्टार्ट होने वाला उसके बीच की डिस्टेंस जो टाइम होगा ना, उसको सत्रावसान बोलते हैं। तो इसका कोई प्रभाव नहीं, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता 107 आर्टिकल के तहत। आप एक बार कंफर्म कर लेना इस सत्रावसान और इस गन कि इनके मतलब एक तो बस थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि सत्रावसान, ये कंफर्म कर लेना, लेकिन ये याद रखना कि सत्रावसान का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संसद के अगर लोकसभा का सत्रावसान हो गया यानी कि अभी रुक गया कुछ समय के लिए सत्र और बाद में स्टार्ट होगा, तो दोबारा से उन्हीं विधेयकों पर चर्चा की जा सकती है। तो ये आपको याद रखना है। और यदि लोकसभा में पारित हो जाए और लोकसभा सॉरी राज्यसभा, एक कंडीशन और है, राज्यसभा में पारित हो गया, ठीक है, उसको भेज रखे हैं लोकसभा में, अब लोकसभा हो गई विघटित बिना पास किए हुए, तो भी ये विधेयक है ना, ये क्या लैप्स नहीं होगा, विघटित नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि लोग राज्यसभा में पारित हुआ, वो स्थायी सदन है। अगर ये लोकसभा विघटित हो गई तो कोई दूसरी लोकसभा आएगी वो पास कर लेगी, तो वो क्या होगा, विधेयक लैप्स नहीं होगा। ये इस पर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हो जाते हैं कुछ कंडीशंस, कब कब विधेयक लैप्स होता है, कब कब विधेयक लैप्स नहीं होता। इसके अलावा अब हम इसके बाद किस पे चले जाएंगे, ज्वाइंट सीटिंग का कंसेप्ट भी इन साधारण बहुमतों के लिए, साधारण जो विधेयक उन्हीं के लिए आता है कि भाई जब कोई जब जब क्या होता है, साधारण विधेयक कोई जब एक सदन है, मतलब लोकसभा और इधर राज्यसभा, तो जब दूसरे सदन ने विधेयक को अस्वीकार कर दिया, लोकसभा में पारित करके भेजा और यहाँ पे इसको अस्वीकार कर दिया, एक कंडीशन। दूसरा, जब दोनों सदन विधेयक पर संशोधन के लिए असहमत हो जाए, मतलब ये कोई संशोधन बताए और ये करने को राजी ना हो, या फिर ये कोई संशोधन बताए और ये करने को राजी नहीं हो, मतलब एक निश्चित वहां तक नहीं पहुंच रहे, एक निश्चित रिजल्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हो, और या फिर जब दूसरे सदन ने विधेयक पर बिना विचार किए ही 6 माह से अधिक टाइम लगा दिया हो, एक में पास हो गया, दूसरे ने उसको 6 माह से अधिक के लिए रख दिया हो, तो इन 3 कंडीशन के आधार पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, ज्वाइंट सिटिंग बुला सकता है। राष्ट्रपति आहूत कर सकता है क्या, ज्वाइंट सिटिंग। अब तक है ना लगभग 3 बार ज्वाइंट सिटिंग बुला चुके गए हैं। किस किस के कानून के चलते, एक वो दहेज कानून के चलते, एक बैंकिंग कानून और एक पोटा POTA जो पोटा एक्ट है ना उसके लिए। तो इन 108 के तहत 3 बार क्या हो चुके हैं, अब तक 3 बार जो ज्वाइंट सिटिंग है वो बुलाए जा चुके, ताकि इस गतिरोध को क्या किया जा सके, दूर किया जा सके। और कैसे बुला सकता है, यदि संसद सत्र में है तो राष्ट्रपति डायरेक्ट मैसेज भिजवा देगा, और यदि संसद सत्र में नहीं है तो पब्लिक नोटिफिकेशन जारी करेगा, अधिसूचना जारी करेगा। और यदि लोकसभा भंग है तो ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाई जाएगी, क्योंकि लोकसभा भंग और ज्वाइंट सिटिंग के लिए दोनों सदन चाहिए, और लोकसभा भंग है तो ज्वाइंट सिटिंग कैसे बुलाई जा सकती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है 108(5) के तहत, यदि ज्वाइंट सिटिंग बुलाई गई और बाद में लोकसभा भंग हो गई ना, तो बैठक आयोजित की जाएगी बुलाने के बाद में। आपने नोटिफिकेशन दे दिया और मतलब कि ज्वाइंट सिटिंग फिक्स हो गई आपको, और फिर अगर लोकसभा भंग हो जाए तो ज्वाइंट सिटिंग बुलाई भी जाएगी और बैठक आयोजित भी होगी, विधेयक भी पारित होंगे, याद रखना। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा ज्वाइंट सिटिंग की,
स्पीकर करेगा, या फिर वो नहीं है तो डिप्टी स्पीकर करेगा। उपाध्यक्ष वो नहीं, वो भी नहीं है तो उपसभापति करेगा। और अगर उपसभापति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं करेगा, याद रखना, उपसभापति करेगा सीधा। और उपसभापति भी नहीं है तो फिर राष्ट्रपति तय करेंगे कि कौन करेगा इसकी मतलब ज्वाइंट सिटिंग जो है इसकी अध्यक्षता कौन करेगा। तो जो नियम वगैरह चलेंगे वो यहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग में लोकसभा के जो नियम चलेंगे, साधारण बहुमत से जो भी कोई विधेयक है वो पारित होना होगा, वो साधारण विधेयक से पारित होगा। ज्वाइंट सिटिंग कब कब नहीं बुलाई जा सकती, कितनी बार स्टेटमेंट बन चुके हैं इनके, धन विधेयक आ जाए या फिर संविधान संशोधन विधेयक, इन दो कंडीशन के लिए ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये याद रखना है। इसके अलावा दूसरी अब हम पढ़ेंगे बजटीय कार्यवाही। अब हम पढ़ेंगे धन विधेयक के बारे में, मनी बिल। तो कैसे इसको पास किया जाता है, क्या इसकी कंप्लीट प्रोसीजर क्या होती है, तो वो सारी चीजें अब हम जानेंगे। पहली बात तो मनी बिल होता क्या है, मनी बिल की परिभाषा, मनी बिल में क्या क्या शामिल होता है, तो ये हम देख रहे हैं। देखो आर्टिकल 110 है ना जो संविधान का, वो मनी बिल जो है उसको परिभाषित करता है, मनी बिल को परिभाषित करता है। एक बात याद रखना कि जो मनी बिल है ना उसके लिए कुछ आधार हैं, मतलब कुछ क्षेत्र हैं जिनके जिनके लिए ही केवल मनी बिल माना जा सकता है। तो वो क्या क्या हो सकते हैं, तो 110A से लेके 110F तक मानो आप। तो वो क्या क्या है, इसमें पहला आता है कि किसी कर का आरोपण करना हो, किसी कर का आरोपण करना हो, उत्साधन करना हो, परिहार करना हो, परिवर्तन करना हो या विनियमित करना हो, तो वो धन विधेयक घोषित किया जा सकता है। वो विधेयक, तो विधेयक जो कर के आरोपण यानी कर लगाने से संबंधित हो, उत्साधन यानी उन्मूलन यानी समाप्त करने से संबंधित हो, परिहार भी आता है इसमें। परिहार मत का मतलब होता है कम करना हो, या फिर परिवर्तन करना हो, उसको चेंज करना हो, बदल देना हो, कोई कर है उसको जितना है उससे अलग कर देना है, या फिर उसको रेगुलेशन या विनियमित करना है, कठोरता से नियंत्रित करना है, तो उससे संबंधित आ जाए कोई भी विधेयक, किसी कर से संबंधित ये सारी चीजें आ जाए तो वो क्या आ जाता है, मनी बिल के अंतर्गत आता है। इसके अलावा दूसरा, भारत सरकार के द्वारा उधार लेना, गारंटी देना, उसके अलावा वित्तीय जो बाध्यताएं है ना वो थोपना, या वो वित्तीय जो बाध्यताएं है ना वो लगाना, वो भी कर किसके अंतर्गत आती हैं, वो इस तरह का कोई विधेयक वो भी मनी बिल के तहत आएगा। इसके अलावा तीसरा जो आता है वो आता है संचित निधि, भारत की जो कंसोलिडेटेड जो फंड है उसमें, और आकस्मिक निधि इसके अंतर्गत की अभिरक्षा करना, और धन जमा करना, धन निकालना भारतीय संचित निधि में, ये सारी इससे संबंधित सारे विधेयक किस में आते हैं, धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। मैं आपको 110 जो है आर्टिकल वो पढ़ा रहा हूँ, उसकी परिभाषा पढ़ा रहा हूँ कि धन विधेयक में क्या क्या आता है। इसके अलावा संचित निधि से विनियोग, पैसे निकालना भी इसी के अंतर्गत आता है, विनियोग। इसके अलावा किसी व्यय है, कोई भी व्यय है उसको संसद की संचित निधि है ना, संसद की संचित निधि पर भारित घोषित करना जो है ना, किसी व्यय को संसद की संचित निधि पर भारित घोषित करना, उससे संबंधित कोई विधेयक है तो वो भी किसके अंतर्गत आएगा, मनी बिल के तहत आएगा, मनी विधेयक आएगा, वो धन विधेयक हो जाएगा। और अगर कोई व्यय है जो संसद की जो उस पे है संचित निधि में भारित है, अभी हम निधियां पढ़ेंगे तीनों, तो संसद की जो संचित निधि पर भारित कोई व्यय है ना उस पर क्या है, संसद को क्या होता है, मतदान करने का अधिकार नहीं होता है, संसद को मतदान करने का अधिकार नहीं होता। और इसके अलावा संचित निधि हो गई, जो लोक लेखा निधि जो है उसमें धन जमा करना, निकालना, भारत एवं राज्य सरकारों को लेखा परीक्षण जो ऑडिट होता है ना, ऑडिट से संबंधित जो भी विधेयक होंगे वो भी किसके अंतर्गत आएंगे, मनी बिल के तहत ही आएंगे, तो आपको ये भी याद रखना है। इसके अलावा ये जो मैंने 6-7 जो विषय बताए हैं ना धन विधेयक से संबंधित, तो इन सभी से संबंधित कोई इनसे रिलेटेड कोई सहायक विषय है ना वो भी किसके अंतर्गत आता है, मनी बिल के अंतर्गत आता है। तो ये 6-7 कंडीशंस है कि कर्ज से संबंधित कुछ बताया मैंने, एक उधार लेने से संबंधित सरकार की एक संचित निधि, आकस्मिक निधि में धन जमा करने, विनियोग संचित निधि से, संचित निधि में किसी को ऐड करना हो, है ना। और इसके अलावा लोक लेखा में धन जमा करना, निकालना संचित निधि में। इसके अलावा ऑडिटिंग, इससे रिलेटेड कोई भी किस में आएगा, 110 में आएगा, मनी बिल में आएगा। तो क्या क्या मनी बिल में नहीं आएगा ये आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि क्या क्या मनी बिल में नहीं आता, तो ये बताता हूँ आपको क्या क्या मनी बिल में नहीं आता। पहला तो आता है, अगर आपने जब किसी जुर्माने को, जिसको फाइन बोलते हैं ना, कोई फाइन लगा हुआ है, उसका कोई प्रावधान हो, तो वो मनी बिल के तहत नहीं आता। सरकार के द्वारा किसी सेवा या लाइसेंस की जो फीस ली जाती है ना, कोई फीस वगैरह ली जाती है, तो उसको उससे रिलेटेड कोई भी विधेयक वो मनी बिल के अंतर्गत नहीं आता। फीस, फाइन,
फिलहाल किसी स्थानीय इकाई के द्वारा जो स्थानीय उद्देश्य के लिए कर से संबंधित कोई प्रावधान किया जाता है ना, कोई स्थानीय स्तर पर कर से संबंधित जो प्रावधान किए जाते हैं वो भी मनी बिल के अंतर्गत नहीं आता है। क्या हो जाते हैं, इसके कुछ अपवाद हो जाते हैं जो आपको क्या कर रखने हैं, याद रखने हैं। इसके अलावा एक होता है वित्त विधेयक होता है, वित्त विधेयक जो कि आर्टिकल 117 के तहत आता है। और ये वित्त विधेयक है ना, इसके दो कैटेगरी होती हैं। एक तो होती है जो धन विधेयक भी होता है, मतलब जो एक कैटेगरी को धन विधेयक की तरह पारित किया जाता है तो दूसरी कैटेगरी को साधारण विधेयक की तरह। तो इनमें डिफरेंस क्या क्या है, तो पहले अभी हम इनको देखें कि वित्त विधेयक क्या होते हैं। ये वित्त विधेयक आर्टिकल 117 के तहत आते हैं। 117 एक के तहत तो क्या होगा, 117 एक के तहत होता है कि वित्त, पहली बात तो वित्त विधेयक यानी वित्त से संबंधित कोई भी विधेयक क्या हो जाएगा, वित्त विधेयक। और 117 एक से संबंधित को बोलते हैं धन विधेयक, सॉरी वित्त विधेयक, वित्त विधेयक फर्स्ट बोलते हैं पहली कैटेगरी को, जो आर्टिकल 10 में वर्णित है। लगभग वही विषय होते हैं इसमें भी जो लगभग आर्टिकल 110 में 10(1) में वर्णित हैं, इसको कैटेगरी फर्स्ट में, प्लस कुछ और सब्जेक्ट इसमें जोड़ दिए जाते हैं। 110 में भी मैंने जो सारे सब्जेक्ट विषय बताए हैं, प्लस कुछ एक्स्ट्रा ऐड और कर देंगे इसमें, बस इतना जितना ही है। पारित कहाँ पे होता है, ये देखो डिफरेंस होता है यहाँ पे 117 और 117 एक में, ये जो उसको पारित करने की विधि है ना उसमें डिफरेंस होता है। देखो धन विधेयक जो अभी हमने पढ़ा था 110 वाला, वो पारित कहाँ होता है, देखो ये केवल लाया जा सकता है केवल, अब देखो गौर से सुनना, राष्ट्रपति की सिफारिश की, प्रेसिडेंट की सिफारिश चाहिए होगी इसको लाने के लिए। केवल और केवल लोकसभा में क्या किया जा सकता है, लाया जा सकता है, केवल और केवल लोकसभा में ये लाया जा सकता है, ऐसा नहीं किसी राज्यसभा में लिया जा सकता है, नहीं। और तीसरा, इसको पारित करने की जो शक्ति होती है ना, और पहले एक कंडीशन और याद रखना कि किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने की अंतिम शक्ति किसके पास होती है कि ये धन विधेयक है या नहीं, वो लोकसभा का अध्यक्ष जो है, लोकसभा का जो चेयरमैन स्पीकर जो है वो डिसाइड करेगा कि ये धन विधेयक है या नहीं। तो एक बार डिसाइड कर दिया तो फिर लोकसभा को आ जाती है स्पेशल पावर, मिल जाती है राज्यसभा से ज़्यादा। क्या क्या मिल जाती है कि वो क्या कर सकती है, लोकसभा को जो है मनी बिल केवल लोकसभा में लाया जा सकता है और उसी में वो पारित होगा। और इसके अलावा जब उसको राज्यसभा में भेजा जाता है ना, तो राज्यसभा का बस छोटा सा रोल होता है कि वो अगर या तो संशोधन के लिए कोई सुझाव दे सकती है उसमें, या फिर मैक्सिमम 14 डेज के लिए उसको रोक सकती है, रोक के रख सकती है। इसके बाद में इसके अलावा उसको कोई भी मनी बिल के बाद जो शक्ति है ना, मनी बिल के लिए कोई शक्तियां नहीं है, वो केवल 14 दिन तक रोक सकती है, या फिर कोई सुझाव दे सकती है, उसको मानने के लिए लोकसभा अधिकारी नहीं है। अगर 14 दिन बाद भी अगर उस बिल को वापस नहीं भेजती है ना लोकसभा में, तो उसको क्या समझ लिया जाता है कि वो क्या हो गया, पास हो गया। बस ये डिफरेंस है मनी बिल में, मनी बिल को पारित करने की शक्ति में। इसके अलावा अभी 117 एक में जो विधेयक है ना, वित्त विधेयक प्लस कुछ अलग अलग जो सब्जेक्ट है ना, कुछ एक सब्जेक्ट ज्यादा है जो है, तो उनको पारित कैसे किया जाता है, वो एक मनी बिल से कैसे अलग है, तो उनको पारित करने के लिए देखो, एक तो पहले बात तो ये भी लोकसभा में ही पेश होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, 117 वित्त विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पेश होते हैं। लेकिन यहाँ पे है ना, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ये है कि जो कर घटाने से संबंधित विधेयक है ना, जो जिनमें भी कर घटाने से संबंधित टैक्स को कम कर रहे हैं, तो उन विधेयकों को लाने के लिए ना राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। अब बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के भी लाया जा सकता है। और दूसरा, इसी के तहत जो कैटेगरी 2 है, क्योंकि यहाँ पे ना पारित करने की जो शक्ति है ना वो अलग हो जाती है कि कैटेगरी 2 में क्या हो जाता है, इसमें जो भी विषय कैटेगरी 2 117 और 2 जो है, इसको वित्त विधेयक सेकंड कैटेगरी में रखा जाता है। इसमें क्या क्या आते हैं, जो संचित निधि में से व्यय से संबंधित हो, संचित निधि में जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है ना, उससे संबंधित कोई भी विषय आता है ना, तो वो किस में आता है, वो आता है कैटेगरी सेकंड के तहत आता है। इसमें इसको पारित करने के लिए शर्त है कि यह तब तक पारित नहीं होगा जब तक राष्ट्रपति के विचार करने के लिए सिफारिश नहीं की हो, कि राष्ट्रपति ने बोला हो कि इस विषय पर विचार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, राष्ट्रपति ने विचार करने के लिए बोला होगा, तभी क्या होगा, वो पारित होगा। अब ये पारित कैसे होता है, तो ये 117(2) है, वो साधारण विधेयक, साधारण जैसे विधेयक पारित होते हैं हमने देखा था, उसी तरह होता है कि दोनों सदनों में मतदान भी होते हैं, दोनों सदनों में, मतलब दोनों सदनों को बराबर अधिकार है इसके तहत संशोधन करने के सब कुछ। और अगर इनके बीच में गतिरोध कोई हो जाए तो ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान भी है, वित्त विधेयक सेकंड की बात मैं कर रहा हूँ। और राष्ट्रपति के पास भी वही 111 के तहत वही सभी बराबर पावर है, वो अनुमति दे सकता है, रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ये 117 सेकंड कैटेगरी की है, के लिए है।
ये वित्त विधेयक हो जाते हैं। तो 117 और 117(2) और जो विधेयक मैंने बताया धन विधेयक, उसमें डिफरेंस क्या क्या था आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसके अलावा अब देखो, धन विधेयक को पारित करने की मैंने सारी प्रोसेस तो आपको बता दी। दूसरा, धन विधेयक से संबंधित एक, देखो राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति की सिफारिश के राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही पेश किया जाता है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, या तो अनुमति दे सकता है या अनुमति रोक सकता है। बस दो ही चीजें हैं धन विधेयक से संबंधित। जबकि जो संविधान संशोधन विधेयक जो होता है ना, उसमें राष्ट्रपति को अनुमति देनी ही देनी होती है, बाध्यकारी होती है। ये स्टेटमेंट एक एक जो चीज मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे, और साथ ही ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है, ना तो धन विधेयक के लिए और ना ही संविधान संशोधन से संबंधित कोई विधेयक आता है ना, जैसे संविधान संशोधन का, तो उस पर भी कोई भी अधिकार नहीं है किसको। इसके अलावा डिसीजन कौन लेता है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, मैंने बताया लोकसभा का अध्यक्ष जो लेगा ना, वो निर्णय क्या होगा, अंतिम होगा। और अब उस पे जो धन विधेयक होता है ना, उसका कोई विधेयक धन विधेयक है तो उसका प्रस्तावना होता है 110 आर्टिकल 4, 110 के तहत जो चौथा सब क्लोज है ना, उसके तहत स्पीकर के द्वारा 2 अवसरों पर उसका प्रस्तावना किया जाता है। जब लोकसभा में विधेयक पारित होकर राज्यसभा में भेजा जाता है, या फिर जब संसद के दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेजा जाता है। जब एक तो कब, जब लोकसभा में विधेयक पारित होकर राज्यसभा में भेजा जा रहा है, तब उसको एक बार प्रश्नांकन किया जाएगा, प्रश्नांकन। और दूसरा भेजा जाता है जब कंप्लीट दोनों जगह से पारित हो गया तो और वो जा रहा है राष्ट्रपति के पास, तब उसका क्या किया जाता है, प्रश्नांकन किया जाता है। तो ये सारी चीजें हो गई जो प्रक्रिया होती है ना धन विधेयक को पारित करने की। मैंने सारी चीजें बताई थी, कहाँ कहाँ पेश होता है, कैसे कैसे इसको पारित किया जाता है। राज्यसभा को बस सीमित अधिकार है। ये इनके लिए आर्टिकल आप याद रखना 109, इसके लिए आर्टिकल आप याद रखना 109 आर्टिकल के तहत वो सारी चीजें होती है। इसके अलावा धन विधेयक ये हो गया। इसके अलावा विनियोग विधेयक क्या होते हैं, और बजट की बात करें, बजटीय कार्यवाही कैसे प्रस्तुत की जाती है। अगर बजट जब लाया जाता है ना, सबसे पहले इसमें सबसे पांच पांच जो सीक्वेंस है वो आपको याद रखनी है। 5 प्रक्रिया, इसमें पहला आता है प्रस्तुतिकरण आता है। बजट को पहले प्रस्तुत किया जाता है, देन साधारण चर्चा होती है उस पर, देन अनुदान मांगों पर चर्चा होती है, मतदान होते हैं, देन विनियोग विधेयक पारित किया जाता है, फाइनल में क्या पारित किया जाता है, वित्त विधेयक। ये सारी प्रोसेस अपनाई जाती है किसमें, बजटीय कार्यवाही में। तो प्रस्तुतिकरण के तहत क्या किया जाता है, पहला हमने देखे प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण। तो इसमें क्या किया जाता है, बजट प्रस्तुतिकरण में जो वित्त मंत्री जो है बजट संसद में पेश करते हैं। आर्टिकल 112 के तहत ये बजट जो है 112 के तहत पेश किया जाता है, 112 के तहत प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति प्रस्तुत करवाएगा दोनों सदनों में। याद रखना, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि वित्त मंत्री है ना, प्रधानमंत्री के बिहाफ में जो है बजट जो है वो प्रस्तुत करता है, तो गलत स्टेटमेंट है। प्रधानमंत्री के बिहाफ में नहीं, बल्कि राष्ट्रपति प्रस्तुत करवाता है, दोनों सदनों में प्रस्तुत करवाता है 112 में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखना। और राष्ट्रपति की ओर से पारित होता है। इसके अलावा लोकसभा में पारित कैसे कैसे होता है, जब लोकसभा में तो कौन पारित प्रस्तुत करता है, सेम डेट सेम टाइम पर। और राज्यसभा में कौन प्रस्तुत करता है, ये सेम डेट सेम टाइम पर बजट प्रस्तुत किया जाता है। पर पहले परंपरा में 1 फरवरी को लगभग 11 बजे ये समथिंग ये बजट है वो जो प्रस्तुत किया जाता है 1 फरवरी को। लोकसभा में तो जो वित्त मंत्री है वो प्रस्तुत करता है, जिसमें अभी एक फैक्ट और याद रखना है कि निर्मला सीतारमन जी जो लगभग मतलब कि आपको टर्म याद रखनी है कि कितनी बार इन्होंने बजट प्रस्तुत कर दिया है अब तक। ये शायद टॉप पे पहुंचने वाली है, अगर 1-2 बार और ये बजट प्रस्तुत करते हैं तो ये सबसे ज्यादा बार लगातार बजट प्रस्तुत करने वाली जो वित्त मंत्री बन जाएंगे। इसके अलावा कोई अन्य मंत्री जो है वो राज्यसभा में, वित्त मंत्री केवल लोकसभा में, और कोई अन्य मंत्री है जो राज्यसभा में बजट को प्रस्तुत करेगा। मैंने बता दी कि परंपरा में 1 फरवरी को लगभग 11 बजे के समथिंग ये पेश किया जाता है दोनों जगहों पे सेम टाइम पे। फिर इसके बाद क्या होता है, बजट प्रस्तुति हो गई, इसके बाद साधारण चर्चा, दूसरा स्टेप आता है साधारण चर्चा आता है। इसमें क्या होता है कि साधारण चर्चा में 3 से 4 दिन की सामान्य चर्चा होती है, बजट के प्रावधानों पर चर्चा नहीं। वैसे ही
जो प्रोसेस चलती रहती है ना, वो चलती रहती है। बजट पर चर्चा नहीं होगी 3-4 दिन तक, 1 तारीख को पेश हुआ, 3-4 दिन तक कोई चर्चा नहीं होगी। इसके बाद आता है तीसरी प्रोसेस इसमें अनुदान मांगों पर चर्चा या मतदान की बात आती है। तीसरी प्रोसेस में क्या होता है, अनुदान मांग जो है बजट में जो जो मांगे की गई अनुदानों की, उन पर चर्चा होंगी अब, और उन पर मतदान होगा। मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर, और ये जो मांग किए जाएंगे ना, ये राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएंगी। आर्टिकल 113 3 जो कहता है कि ये जो मांग की जाएंगी अनुदान मांग वो राष्ट्रपति की सिफारिश पर। अब इन पर क्या होगी, चर्चा होगी, कहाँ पे होगी, तो ये जो कि लोकसभा में पेश किया जाता है ज्यादा अधिकार बजट पर लोकसभा में, यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में चर्चा होगी कहाँ पे, लोकसभा में। राज्यसभा में ये चर्चा नहीं होगी। अनुदान पर जो अनुदान मांग है ना, उन पर राज्यसभा में चर्चा नहीं होगी, आपको याद रखना है। तो लोकसभा में क्या होगी, अनुदान मांगों की तीसरी प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। अनुदान मांगों पर क्या होगी, चर्चा होगी। 26 दिन निर्धारित किए जाते हैं। इसमें परंपरा है कि कोई ऐसा निश्चित नहीं है कि कहीं संविधान में लिखा गया है, नहीं। तो जो इसमें 26 दिन लगभग निर्धारित किए जाते हैं कि ये 26 दिन तक इन पर चर्चा होगी, और इन मांगों को क्या किया जाएगा, इन पर अनुदान मांगों पर क्या किया जाएगा, चर्चा किया जाएगा, मतदान किया जाएगा। और ये मांग रखता कौन है, जो अलग अलग विभाग है ना, अपने अपने लिए बजट जिनको जितना जितना चाहिए, जितने उनकी मांगे हैं, उसको अलग अलग विभाग रखते हैं, संसद में मांग रखते हैं। कोई भी मंत्री अपने विभागीय मंत्रालय के लिए मांग करता है, राष्ट्रपति की अनुमति से ये मांग करनी होती है। अब संसद में लोकसभा क्या कर सकते हैं, मांगों को स्वीकार कर सकती है, अस्वीकार कर सकती है, और इसमें कटौती कर सकती है, यानी कम कर सकती है। लेकिन इसको सभी अगर वो करें, मांगों को वर्दी कर दे कि जितने मांगी है कि भाई इनमें थोड़ी कम है, बढ़ा देते हैं, बढ़ा नहीं सकती। याद रखना, वो इंक्रीज नहीं कर सकती, अनुदान मांगों को बढ़ा नहीं सकती संसद। पारित कर सकती है, जितनी मांगी उतने दे दिया, वो नहीं, उसको अस्वीकार कर सकती है, और नीतिगत कटौती कर सकती है। और ये कटौती कितने प्रकार से हो सकती है, ये 3 प्रकार से हो सकती है भी कटौती, याद रखना। कटौती प्रस्ताव, तो कटौती प्रस्ताव पढ़ा रहा हूं मैं। इन अनुदान मांगों में 3 तरीके से कटौती प्रस्ताव लाया जा सकता है। एक तो होता है नीतिगत कटौती प्रस्ताव, जिसको पॉलिसी कट मोशन बोलते हैं, पीसीएम बोलते हैं, पॉलिसी कट मोशन। नीतिगत कटौती प्रस्ताव, इसमें क्या होता है, मांग को अस्वीकार करने के लिए, उद्देश्य तो यही होता है, नीतिगत कटौती प्रस्ताव लाया यानी कि मांग को अस्वीकार कर रहे हैं, अस्वीकार कर रहे हैं, यानी कि अस्वीकार कर रहे हैं, उन्होंने मांग को नहीं मान रहे। और तरीका क्या होता है मांग को अस्वीकार करने का, कि मांगी गई जो धनराशि होती है ना, मान लेते हैं उन्होंने 1000 करोड़ मांगा था, तो उन्होंने मांगी हुई धनराशि को क्या कर देंगे, 1 रुपये कर देंगे घटाकर। 1 रुपये पे ले जाएंगे, तो 1000 करोड़ से सीधा 1 रुपये कर देंगे घटाकर, यानी रिड्यूस टू रुपये 1 रुपये कर देंगे। देन चर्चा होती है और मतदान होता है। और यदि ये चर्चा और मतदान में पास हो जाता है और मांग को घटाकर 1 रुपये कर दिया जाता है, तो इसका मतलब हो जाएगा भाई कि नीतिगत जो कटौती प्रस्ताव है ना, पॉलिसी कट मोशन, वो पारित हो गया। इसका मतलब सीधा सा है, मैंने पहले भी बताया था जब संसद की हम प्रोस प्रक्रिया पढ़ रहे थे, तब पढ़ाया था कि यदि नीतिगत कटौती प्रस्ताव पारित हो जाता है, यानी कि ये हो जाएगा कि वो जो सरकार है, वो जो विभाग है, और वो क्या है, चर्चा में जो है, किसमें नहीं है, बहुमत में नहीं है, क्योंकि बहुमत में नहीं है तभी तो पास नहीं हुआ। इसका मतलब सीधा हो जाएगा कि विपक्ष बहुमत में आ गया, और विपक्ष बहुमत में आ गया यानी सरकार को क्या कर देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा, यदि नीतिगत कटौती प्रस्ताव पारित हो जाता है। यदि मांगी गई धनराशि को घटाकर 1 रुपये कर दिया जाता है तो। देन आता है मितव्ययता। मितव्ययता नीतिगत कटौती जो सॉरी मितव्ययता कटौती प्रस्ताव जो है ना, कट मोशन, तो इसमें इकोनॉम बोलते हैं, इसको इकोनॉमी कट मोशन बोलते हैं। इसमें मांग में कमी की जाती है, एक मुश्त राशि जो है उसको कम कर दिया जाता है। जैसे 1000 करोड़ में से इसको घटाकर 800 करोड़ कर दिया, 800 करोड़ कर दिया, जैसे एक मुश्त राशि इसमें कम कर दी जाती है, फिक्स नहीं है कितना भी करे, कुछ कम कर दी जाती है, तो वो आ जाती है मितव्ययता। जो कट मोशन है ना, कटौती प्रस्ताव, उसके तहत आ जाता है। सरकार गिरती किसमें है, सिर्फ पीसीएम अगर पारित हो जाए, नीतिगत कटौती या पॉलिसी कट मोशन पारित हो जाए तो। इसके अलावा एक सांकेतिक होता है, इसको बोलते हैं टोकन, सांकेतिक या प्रतीक, टोकन कट मोशन बोलते हैं, इसको टीसीएम बोलते हैं, इसको ईसीएम बोलते हैं, इसको पीसीएम बोलते हैं। और जो टोकन कट मोशन, इसमें जो है ना जो चर्चा कराने के लिए लाया जाता है, ये सांकेतिक जो प्रतीक का वाला कटौती जो प्रस्ताव है ना, वो अधिक चर्चा कराई जाएगी इसलिए लाया जाता है। इसका सबसे ज्यादा उपयोग इसी को होता है, किसी भी जो अनुदान मांग उसका सबसे ज्यादा चर्चा हो जाए, इसके लिए मांगी गई धनराशि को क्या कर देंगे, 100 रुपये कम कर दिए जाते हैं, यानी कि जितनी भी मांगी जाती है सिर्फ मात्र 100 रुपये कम कर देंगे। जैसे कि 1000 करोड़ है तो 1000 करोड़ में से 100 रुपये कम कर दी जाती है संकेत के रूप में।
संकेतित रूप से क्या किया जाता है, 100 रुपये कम किया जाए। ऐसा नहीं घटा के 100 रुपये कर दिया, नहीं, 100 कम कर दिया जाए। जैसे 1000 करोड़ में 100 घटा दिया तो 999 करोड़ रुपए से समथिंग कुछ बच जाएगा। बस मात्र 100 रुपये कम किए जाते हैं, तो इसको सांकेतिक बोलते हैं। और एक मुश्त राशि अच्छी खासी घटा दिया जाए तो उसको मितव्ययता, और जब एक ही कर दिया जाए, बिल्कुल ही घटा दिया जाए, तो उसको बोलते हैं नीतिगत कटौती प्रस्ताव, जो सरकार के विघटन या सरकार के विघटन का क्या कर सकती है, त्यागपत्र का क्या बन सकती है, कारण बन सकती है। अब 26 दिन तक इन पर चर्चा होगी। अब 26 दिन के बाद में क्या होगा, 26 दिन के बाद में आ जाते हैं इसके बाद गिलोटिन के माध्यम से। गिलोटिन हमने पढ़ा था कि जो जिनमें चर्चा नहीं हुई है उनको सीधे पास कर दिया जाता है। तो गिलोटिन के माध्यम से 26वें दिन इन मांगों को क्या कर लिया जाता है, मान लिया जाता है, मांग पारित कर ली जाती है। तो देन आता है, फिर आता है विनियोग विधेयक की बारी आती है। जो अभी तक हमने 3 प्रोसेस पढ़े थे, बजटीय कार्यवाही प्रस्तुतिकरण पढ़ा था, साधारण चर्चा पढ़ी थी, अनुदान मांगों पर चर्चा में मतदान पढ़े थे। अब जो चौथा नंबर का आएगा, विनियोग विधेयक पारित करना आएगा, 5वां वित्त विधेयक फाइनल होता है। 5 स्टेज थी। तो विनियोग विधेयक पारित करना क्या होता है, एप्रोप्रिएशन बिल जो होता है सरकार के खर्चे से संबंधित होते हैं। पहली बात तो सरकार के खर्चे कहाँ कहाँ होने वाले उससे संबंधित होते हैं, और किसके द्वारा तैयार किया जाता है, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है ना, वित्त जो मंत्रालय है ना, उसके द्वारा ही क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। क्या विनियोग विधेयक कहाँ किया जाता है, लोकसभा में किया जाएगा प्रस्तुत। यहाँ पे अगर इसको करना होता है, पारित हो जाता है, लोकसभा में पारित होता है, फिर ये कहाँ पे जाता है, राज्यसभा में। और अभी वित्त विधेयक जो विनियोग विधेयक जो है ये लोकसभा से पारित होगा, लोकसभा में ही प्रस्तुत होगा। लोकसभा से पारित होकर कहाँ जाएगा, जाएगा राज्यसभा में, और वहां पे ये जाएगा धन विधेयक के रूप में जाएगा। धन विधेयक के रूप में जाएगा विनियोग विधेयक, याद रखना। तो अब आपको पता है ही कि धन विधेयक के रूप में जाता है तो राज्यसभा कुछ नहीं कर सकती, केवल 14 दिन तक लेट कर सकती है कुछ संशोधनों के लिए, सुझाव दे सकती है, मानना न मानना ये डिपेंड करेगा लोकसभा के ऊपर। बस इतना ही कर सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। देन इसके बाद में आ जाता है कहाँ पे, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति की अनुमति मिलती है तो ये विनियोग जो विधेयक होता है वो कानून बन जाएगा। और सरकार को जो भारत की संचित निधि है ना, उसे पैसे निकालने का फिर विधेयक मिल जाता है। कब, जब विनियोग विधेयक पारित हो जाएगा तो कंसोलिडेटेड जो फंड है ना, उससे पैसा निकालने का अधिकार किसको मिल जाता है, गवर्नमेंट को मिल जाता है। तो ये याद रखना, विनियोग विधेयक बहुत इंपॉर्टेंट है। और वित्त विधेयक पारित होना सरकार की आय पक्ष को दर्शाता है। जब ये पारित हो जाता है तो जो 5 लास्ट प्रोसेस आती है वो आ जाती है वित्त विधेयक की। विनियोग विधेयक पारित हो गया, 5 आता है वित्त विधेयक की, तो जो कि इसको फिर वही सेम प्रोसेस अपनाया जाता है, इसको पारित किया जाता है। सरकार की आय के पक्ष को दर्शाता है कि सरकार की आय है। वित्त विधेयक सरकार की आय के पक्ष को दर्शाता है कि कहाँ कहाँ से सरकार को आय मिलने वाली है। साधारण विधेयक की भांति ये पारित होता है। वित्त विधेयक याद रखना, जो 5वें प्रोसेस बजटीय प्रक्रिया में जो 5वें प्रक्रिया होती है ना वित्त विधेयक की, वो धन विधेयक की तरह नहीं, विनियोग विधेयक होता है धन विधेयक की तरह। वित्त विधेयक साधारण जो प्रक्रिया होती है उसी से पारित होता है, और वित्त विधेयक के पारित होने से ही बजट पारित हो जाता है। यानी वित्त विधेयक जैसे ही पारित हुआ यानी कि बजट कंप्लीट हो चुका है, सारी प्रोसेस कंप्लीट होगी, बजट पारित हो चुका है। तो ये सारी प्रक्रियाएं मैंने क्या किससे संबंधित बता दी, बजट से संबंधित बता दी। तो ये हो जाता है क्या, बजटीय कार्यवाही हो जाती है सरकार की। इसके अलावा संविधान संशोधन विधेयकों के बारे में तो हमने अच्छे से पढ़ा ही है, और देख लेते हैं एक बार कि संविधान संशोधन जो विधेयक हैं, आर्टिकल 368 के तहत ये कैसे प्रस्तुत होते हैं। देखो, किसी भी सदन में इनको प्रस्तुत किया जा सकता है। वित्त विधेयक, धन विधेयक जब पढ़े थे वो क्या थे, केवल लोकसभा में पारित हुए थे, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो बिल है ना वो लाया जाता है, तो चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों सदनों में से किसी में भी लाया जा सकता है, बराबर, दोनों के पास बराबर पावर्स है। दूसरा, दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से ये पारित होगा वित्त विधेयक, प्लस उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित होता है। 368 के तहत लाया जाएगा तो विशेष बहुमत प्लस उपस्थित सदस्यों की के बहुमत के आधार पर ये विधेयक पारित होते हैं। हालांकि कुछ विधेयक ऐसे हैं जिनको आधे राज्यों की कंसेंट की भी नीड होती है साधारण बहुमत से, तो वो हमने सारे विषय पढ़ चुके हैं संविधान संशोधन प्रक्रिया में, कौन कौन से विषय। तो जैसे ही दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्लस उपस्थित मतदान करने वाले जितने सदस्य उनके 2/3 बहुमत से ये क्या हो जाता है, पारित होता है। देन मैंने बता दिया कुछ मामलों में राज्य के अनुसमर्थन की आवश्यकता इनमें होती है। तो फिर जाता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति को इस पर जो है अनुमति देना क्या है, कंपलसरी है, बाध्यकारी है, ये याद रखना। और इसके लिए कोई भी जॉइंट सिटिंग का प्रावधान है नहीं, बस इतना ही है। धन विधेयक के बारे में आपको इतना ही याद रखना है। तो ये हो जाता है क्या, संसद के बारे में सारे चीजें। एक चीज हमें और देख लेनी है कि देखो,
मेन काम तो इनका क्या होता है, संसद का कानून बनाना, नीतियों को लागू करना, संसदीय समितियों। मेन काम तो क्या होता है इसका, संसद का कानून बनाना, नीतियों पर चर्चा करना, लागू करना, संसदीय समितियों में अन्य संगठनों को रिपोर्टों पर चर्चा करना। इसके अलावा सरकार पर नियंत्रण स्थापित करना, साथ बजट पारित करना, बजट पर नियंत्रित करना। लेकिन इसके मतलब कुछ संसद की भूमिका छवि में निरंतर कुछ गिरावट होती जा रही है ना। तो ये सारी चीजें मेंस के प्रोस्पेक्टिव से आप याद रख सकते हैं। जैसे इसमें अपराधीकरण बढ़ता जा रहा है संसद में, वहीं भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, रिश्वत लेते हैं लोग बाग पर समोचने के लिए। जैसे सीएजी ने सांसद निका फंड को समाप्त करने की सिफारिश भी की है। और कई सारी रिपोर्टें हैं इसके पक्ष में कि क्या किया जाए, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए अपराधीकरण के तहत। संसद के समय का दुरुपयोग जो होता है, विशेष अधिकारों का दुरुपयोग होता है। अभी संसद के विशेष अधिकार हमने नहीं देखे है ना, संसद के विशेष अधिकारों पर ही हम चलते हैं, जिसके साथ ही हम संसद के टॉपिक को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। तो संसद के जो विशेष अधिकार है ना, वो आर्टिकल किसके तहत आते हैं, 105 के तहत आते हैं। संसद के सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं, तो किसके तहत आते हैं, वो आर्टिकल 105 के तहत आते हैं। इसके तहत क्या क्या विशेष अधिकार संसद के सदस्यों को दिया जाता है। संसद के विशेष अधिकार के लिए यदि हमारे पास कुछ स्लाइड है तो, संसदीय विशेष अधिकार, प्रिविलेजेस और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात हो रही है। तो संसद के सदस्यों को संसद और उनकी समितियों में जो समिति जो बनाते हैं, उनकी कार्यवाहियों में भाग लेने के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं आर्टिकल 105 के तहत। जो उनके कर्तव्यों को जो क्या कर सके, स्वतंत्र रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। और यह लोकतंत्र की आधारशिला है। तो इसके स्रोत क्या क्या है, संसद के जो विशेष अधिकार उसको कहाँ कहाँ से मिलते हैं। एक तो उसको भारत का संविधान है वो देता है 105 के तहत कुछ विशेष अधिकार। कुछ संसद के कानूनों में कुछ संसदीय परंपराएं जो चलती आ रही हैं, कुछ न्यायालय के निर्णयों से इनको अधिकार मिले हुए हैं। और दोस्त कुछ मिले हुए हैं संसद के दोनों सदनों के जो नियम है ना, लोकसभा के अलग से, राज्यसभा के अलग से। कुछ विशेष अधिकार जो 44वीं संविधान संशोधन 1978 से पहले उपलब्ध थे। तो ये सारी चीजें उनको ये सोर्स हो गई, कहाँ कहाँ से उनको क्या मिल रहे हैं, अधिकार मिल रहे हैं। अब इनका वर्णन दो प्रकार से कर सकते हैं, दो प्रकार से। एक तो संसदीय विशेष अधिकार जो संविधान में वर्णन है, और दूसरा जो संविधान में वर्णित नहीं है। इसके अलावा भी संविधान में वर्णन जो है वो आर्टिकल 105 के तहत है। और ये क्लासिफिकेशन जो है कि दो पार्ट्स में हम इसको पढ़ेंगे। एक सामूहिक जो विशेष अधिकार, एक व्यक्तिगत विशेष अधिकार। ये क्लासिफिकेशन संविधान में वर्णित नहीं है, सीधा 105 में क्या क्या अधिकार है सीधे दिए गए। ऐसा नहीं कि उनको बांटा गया है कि ये सामूहिक है विशेष अधिकार। क्लासिफिकेशन अगर ऐसा आ जाए स्टेटमेंट कि संसद के विशेष अधिकारों का जो क्लासिफिकेशन है ना, व्यक्तिगत एवं सामूहिक विशेष अधिकारों, वो संविधान के तहत किया गया है तो गलत है। क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है, बल्कि कुछ विशेष अधिकार जरूर दिए गए। अब व्यक्तिगत हम देखिए व्यक्तिगत अधिकार क्या क्या प्राप्त है, मूल विशेष अधिकार, व्यक्तिगत विशेष अधिकार क्या क्या है। तो देखो, भाषण की स्वतंत्रता है। संसद या उसकी किसी समिति में कही गई किसी भी बात के लिए किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। सदस्य निर्भय होकर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि पूर्ण वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, बोलने, कहने, अपने विचार प्रकट करने। तो किसी भी समिति में, अगर कोई समिति भी है ना, उसमें भी तो वो अधिकार मिलता है संविधान के द्वारा, 105 के तहत मिलता है। संसद में बोले गए शब्द या आचरण के लिए आप पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा, आपने कुछ भी बोला हो संसद के अंतर्गत। तीसरा, संसद सदन की कार्यवाही चलने के दौरान न्यायालय सम्मन नहीं कर सकता कि जब क्या कर रही हो, सदन की कार्यवाही चल रही हो, तो जैसे कोई आपका केस लग गया, कोई कोई केस है, तो उसके लिए न्यायालय समन नहीं कर सकता। न्यायालय क्या नहीं कर सकता, बुलावा नहीं भेज सकता है। तो मतदान की स्वतंत्रता होगी, दिए गए मत के लिए कोई जवाबदेही नहीं है। सदस्य अपनी अंतरात्मा के अनुसार मतदान कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि जहाँ विप का कंसेप्ट आता है ना, जहाँ वोटिंग में विप की बात मानना जरूरी है, तो वहां पे विप की मानना जरूरी ही है, नहीं तो फिर वो अयोग्यता का आधार भी बन सकता है। इसके अलावा जब तक सदन की कार्यवाही चलने के दौरान, कार्यवाही से 40 दिन पहले, जब सदन स्टार्ट हो रहा है उसके 40 दिन पहले से और 40 दिन बाद तक आपको 40 दिन बाद तक कार्यवाही में आपको सिविल मामलों में गिरफ्तारी नहीं होगी। याद रखना, कोई दीवानी मामला, सिविल मामला है ना, जैसे विवाह, तलाक वगैरह वगैरह, तो इन मामलों में आपकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती 40 दिन पहले, 40 दिन बाद। लेकिन लेकिन जो क्रिमिनल मामले है ना, आप पर कोई गंभीर आपराधिक केसेज, आपराधिक मामलों के केसेस आप पे लगे हुए, क्रिमिनल मामले हैं, डिटेंशन से संबंधित हो गए, तो आपको क्रिमिनल मामलों में आपको गिरफ्तारी हो सकती है, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके अलावा डिटेन भी किया जा सकता है आपको।
डिटेंशन यानी कि जो निवारक निरोध है ना, उसके तहत भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, याद रखना। तो दीवानी मामले होते क्या हैं? दीवानी मामले होते हैं जो अपराध से नहीं जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि जमीन, नौकरी, ये सारी चीजें। और अपराध से जुड़े हुए तो आपको पता है जो गंभीर अपराध से रिलेटेड हो गए। सामूहिक विशेष अधिकार क्या है? सामूहिक विशेष अधिकारों में है संसद की कार्यवाही को प्रकाशित करने या रोकने का अधिकार होता है संसद के पास में। कार्यवाही को विनियम करने का अधिकार होता है। संसद अपनी कार्यवाही को स्वयं विनियमित कर सकता है, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकते। संसद की अवमानना हो जाए या विशेष अधिकारों के उल्लंघन के लिए क्या कर सकती है? संसद को भी दंड देने का, कंटेम्प्ट ऑफ, जैसे कोर्ट है ना, उसी तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट का अधिकार है। वो दंड दे सकते हैं अपनी अवमानना के लिए किसी को। सदन की कार्यवाही में किसी को भाग लेने या निर्णय देने का निर्णय ले सकते हैं। संसद के पास होगा कि किसको सदन की कार्यवाही में भाग लेना है। अजनबियों का बहिष्कार करना, संसद गुप्त बैठक कर सकता है, भारी व्यक्तियों को बाहर किया जा सकता है। संसद किसी सदस्य की गिरफ्तारी, सजा या फिर सजा से मुक्ति कब होगी, जेल से बाहर कब आएगा, ये सारी सूचना प्राप्त करने का अधिकार रखती है जब सदन का सत्र में चल रहा हो तो संसद के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में। इसके अलावा जो और विशेष अधिकार क्या क्या है? सामूहिक विशेष अधिकार वो है संसद की परिसीमा के भीतर किसी भी गिरफ्तारी वो कब होगी? जब अध्यक्ष या सभापति परमिशन देगा तभी होगी, चाहे वो किसी भी मामले में हो। उसकी गिरफ्तारी तब तक नहीं होगी जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जब तक वो संसद की परिसीमा में है, फिर उसकी अनुमति के बिना नहीं हो सकते। किसी मामले में जांच कराने का अधिकार और किसी को गवाह के रूप में उपस्थित कराने का अधिकार है ना, वो भी सामूहिक विशेष अधिकार है। किसी को गवाह के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, किसी मामले की जांच कराई जा सकती है। तो ये क्या हो जाते हैं? संसद के विशेष अधिकार हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे हो जाता है हमारा संसद का टॉपिक अच्छे से हो जाता है, क्या कवर हो जाता है। देन होता है राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेशन, स्टेट जो लेजिस्लेचर है, उसको अब हम पढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि बढ़ाना तो अभी बहुत बचा हुआ है। लगभग 44 स्लाइड है, लेकिन 14 ही हो पाई हैं अभी। तो आज के लिए भी इतना ही रखते हैं, कल करते हैं इसको। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।